Very amazing and enthusiastic welcome to this channel. Today we are going to do one shot of the SST syllabus of class 10th. So let's start. We are going to start with power sharing chapter. यहाँ पे हम लोग पावर शेयरिंग से स्टार्ट कर रहे हैं. तो पावर शेयरिंग हमारे पास डिजरेबल क्यों है? पावर शेयरिंग होती क्या है? पावर को हम लोग अलग अलग हाथों में डिवाइड कर देते हैं, जिससे अलग जैसे हम लोग पावर शेयर करते हैं, जैसे हमारे पास कैटेगराइज्ड होती है हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग, वर्टिकल डिवीजन, इससे आगे हम सब पढ़ेंगे. हॉरिजॉन्टल डिवीजन में जैसे हम लोग पावर देते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी को, वैसे वर्टिकल डिवीजन में हम लोग पावर देते हैं ऊपर से नीचे की तरफ. जैसे हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट. तो यहाँ पे पावर शेयरिंग की नीड क्यों है? यहाँ पे हमारे पास दो रीजन है, प्रूडेंशियल रीजन है, मॉरल रीजन है. प्रूडेंशियल रीजन के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे पॉसिबिलिटी, जो कॉन्फ्लिक्ट्स की पॉसिबिलिटी, मतलब जैसे झगड़े की पॉसिबिलिटी होती है, उसको वो कम कर देता है पावर शेयरिंग. यहाँ पे कोई भी सोशल ग्रुप को हम लोग डोमिनेंट, मतलब ज्यादा ऊंचा नहीं दिखाते हैं, ना ही हम किसी को नीचा दिखाते हैं. तीसरा, यहाँ पे पावर शेयरिंग जो है वो ऑपरेशन ऑफ माइनॉरिटी इवन मेजॉरिटी एट अ टाइम. मतलब हम लोग यहाँ पे पावर शेयरिंग को माइनॉरिटी के लिए भी यूज करते हैं, मेजॉरिटी के लिए भी यूज करते हैं, जो कि पावर शेयरिंग के अपोजेस में भी हैं और जो उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं. सबके लिए पावर शेयरिंग अच्छी होती है. मोरल रीजन क्या है? ये स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है. अकॉर्डिंग टू हम लोग अगर अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें तो ये हमारी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है, मतलब डेमोक्रेसी की ये स्पिरिट है. पीपल जो है उससे अफेक्टेड है, मतलब यहाँ पे जो पीपल है डेमोक्रेसी को जैसे शेप देते हैं अपने हाथों से, वैसे ही पावर शेयरिंग की हेल्प से वो शेप दे सकते हैं. सिटीजन्स का यहाँ पे पावर शेयरिंग की हेल्प से पार्टिसिपेशन होता है. अकोमोडेशन इन बेल्जियम होता है. अकोमोडेशन इन बेल्जियम का हम लोग केस देखेंगे. मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका का भी केस देखेंगे, सिन्हाला एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग. सबसे पहले अकोमोडेशन क्या होता है? एडजस्टमेंट. अकोमोडेशन इन बेल्जियम, इक्वल नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट. मतलब अकोमोडेशन एडजस्टमेंट कैसे हुआ? इक्वल नंबर के फ्रेंच और डच स्पीकिंग जो लोग हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट में रहेंगे. स्टेट गवर्नमेंट हमारी सबऑर्डिनेट नहीं होगी सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई लिंक नहीं करेगी. सेपरेट गवर्नमेंट होगी ब्रुसेल्स, और इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा बोथ लिंग्विस्टिक ग्रुप्स का, मतलब दोनों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा. उनके उनके लिए सेपरेट गवर्नमेंट होगी. कम्युनिटी गवर्नमेंट यहाँ फॉर्म होगी, जैसे जो जो कम्युनिटी है वहां पे उसकी अलग अलग गवर्नमेंट होगी. मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका देख लेते हैं. यहाँ मेजोरिटी की गवर्नमेंट होगी. जैसे ही मेजोरिटेरियनिज्म वर्ड का मतलब होता है मेजोरिटी को प्रायोरिटी देना. यहाँ पे सिन्हाला जो कि मेजोरिटी में है, उसकी पॉपुलेशन 74% है. सिन्हाला एक्ट 1957 के अकॉर्डिंग सिन्हाला एकदम ऑफिशियल लैंग्वेज है श्रीलंका की. प्रेफरेंस यहाँ पे सिन्हालीस को दिया जाता है गवर्नमेंट जॉब में, यूनिवर्सिटीज में. बुद्धिज्म में एक ऑफिशियल लैंग्वेज है. सिविल वॉर जो है श्रीलंका का एंड हुआ था 2009 में, एकदम सिंपल है. 2010 से पहले 2009 में, यहाँ तक कि आप लोग जान सकते हैं, आप लोगों में से बहुत लोग 2010 में बॉर्न हुएंगे, आप उससे माइनस कर दीजिएगा एक, तो आपका 2009 आंसर आ जाएगा. तो आगे बढ़ते हैं हम लोग श्रीलंका और बेल्जियम का केस देख लेते हैं. सबसे पहले श्रीलंका, यहाँ की ज्योग्राफिकल जो पोजीशन है श्रीलंका की, वो एशिया जो हमारी फ्यू किलोमीटर जो है नीचे साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, मतलब कुछ किलोमीटर नीचे साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु से श्रीलंका का बॉर्डर है. एथनिक कंपोजिशन यहाँ की क्या है? मतलब वहाँ की जो पीपल की कंपोजिशन है वो कैसी है? 74% यहाँ पे सिन्हाला स्पीकिंग लोग हैं, 18% तमिल स्पीकिंग लोग हैं, 13% सिन्हाला तमिल्स हैं, और इसी में सिन्हाली तमिल्स में से ही श्रीलंकन तमिल्स हैं. और इसी 13% में से अगर हम लोग 5% अगर देखें तो वहाँ पे इंडियन तमिल्स भी हैं. रीजनल लैंग्वेज वहाँ पे, रीजन क्या है वहाँ पे? मोस्ट ऑफ द लोग जो है वहाँ सिन्हालाज हैं, जो कि बुद्धिस्ट हैं. मोस्ट जो तमिल्स हैं वहाँ पे हिंदू या मुस्लिम है. बेल्जियम का कंपोजिशन देख लेते हैं. ज्योग्राफिकल पोजीशन क्या है? यूरोप को यूरोप में है, बॉर्डर टच करती है लग्जमबर्ग, जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड के साथ. एथनिक कंपोजिशन यहाँ पे 59% डच बोलते हैं सबसे ज्यादा, 40% फ्रेंच बोलते हैं, और जो रिमेनिंग 1% है वो जर्मन बोलते हैं. जो बेल्जियम है वो हमारा हरियाणा से भी छोटा है. अगर हम कंपेयर करें तो हाफ से भी कम पॉपुलेशन वहाँ हरियाणा की वहां पे रहती है, मतलब ऐसा हम कंपेयर कर रहे हैं. कैपिटल है इसका ब्रुसेल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है. 80% जो है फ्रेंच स्पीकिंग है, 20% डच स्पीकिंग है पॉपुलेशन वहां की. जो 80% फ्रेंच स्पीकिंग है वो पावरफुल है कैपिटल में. लेकिन देखिए अगर अगर हम कंट्री की बात करें, ओवरऑल कंट्री, तो यहाँ पे डच ज्यादा है. कैपिटल की बात करें तो 80% फ्रेंच है, मतलब वो लोग पावरफुल है और रिच है. 20% जो फ्रेंच है कैपिटल में, वो तो हमारे पुअर है और लोअर क्लासेस से बिलोंग करते हैं. तो इससे हम लोग ये क्या कर सकते हैं? इससे हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारे कैपिटल में जो ज्यादा लोग हैं वो पावरफुल और रिच हैं. आगे बढ़ते तो हम लोग फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पे. तो जैसे हम लोग पहले डिस्कस किया था, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, पावर शेयरिंग अमंग
डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, पावर शेयरिंग अमंग इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग सबसे पहले हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर कैसी होती है? पावर को हम लोग डिफरेंट ऑर्गन्स में डिवाइड करते हैं, जैसे स्ट्रेट सीधी लाइन बना के, जैसे तीनों को इक्वल राइट्स, इक्वल हमारे क्या बोलते हैं, इक्वल पावर मिली है, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। इस फॉर्म में हम लोग ऐसे शेयर करते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर क्या होती है? हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, जैसे बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, अलग अलग लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के, जैसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसके पास ज्यादा पावर होगी, बीच में स्टेट गवर्नमेंट जिसके पास सेंट्रल से कम पावर होगी, उसके बाद उसके नीचे लोकल गवर्नमेंट। आगे बढ़ते हैं पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। पावर शेयरिंग अलग अलग ग्रुप्स के जैसे सोशल ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप्स जो अवेलेबल है उनमें भी पावर शेयरिंग होती है। और इसी को जैसे बेल्जियम की कम्युनिटी जो गवर्नमेंट है, बेल्जियम की कम्युनिटी गवर्नमेंट, जैसे कि हमने अकोमोडेशन इन बेल्जियम में पढ़ा था, तो बेल्जियम की जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है वहां भी पावर शेयरिंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के अकॉर्डिंग ही हुआ है। पावर शेयरिंग अमंग इन्फ्लुएंशियल ग्रुप, मतलब इन्फ्लुएंस जो ग्रुप ज्यादा डोमिनेंट है उसको हम लोग पावर शेयरिंग करेंगे। जैसे कि हमारे पास श्रीलंका का केस है जिसमें हम लोगों ने पावर शेयर की थी, ज्यादातर जो हमारे ज्यादा पार्टिसिपेशन है वहां पे सिन्हालीज का है, जैसे कि कोलिजन गवर्नमेंट। आगे बढ़ते हैं, हमारा ये चैप्टर खत्म होता है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, उसको भी देख लेते हैं फटाक से। व्हाट इज फेडरलिज्म? पहले फेडरलिज्म होता क्या? फेडरलिज्म इज अ गवर्नमेंट in which the power is divided between central authority and various constitution units। मतलब फेडरलिज्म एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ की पावर को शेयर किया गया, पावर को डिवाइड किया गया है अलग अलग अथॉरिटीज, अलग अलग गवर्नमेंट, अलग अलग गवर्नमेंट के वेज में। जैसे कि हमारे पास है इंडिया में, जैसे हमारे पास है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह की डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट। आगे बढ़ते हैं हम लोग फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के अलग अलग फीचर्स होते हैं, जैसे मल्टीपल लेवल्स होती हैं गवर्नमेंट की, हर लेवल को अकाउंटेबल उसके मतलब हर लेवल के पास अपने अपने उसके पीपल होते हैं जिनके पास अपना अलग अलग राइट रहता है। जो सारी अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती है वो मतलब बंधी रहती है, बाइंड रहती है लॉज से। और जो हमारा फंडामेंटल में चेंजेस आते हैं वो हमारी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट सारा पहले एक बार कंक्लूड करते हैं, उसके बाद से चेंजेस आते हैं। कोर्ट जो होती है इंटरप्रेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन और जो हमारे डिस्प्यूट मतलब झगड़े होते हैं अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट में, उसको सॉल्व करती हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास रेवेन्यू सोर्सेज जो है हर लेवल की, जो स्पेसिफाइड इंश्योर फाइनेंशियल मनी होती है हर लेवल में अलग अलग, जैसे मनी हमारे पास मनी बिल्स होते हैं, जैसे हर लेवल में अलग अलग मनी बिल्स की क्वांटिटी रखी जाती है। फेडरलिज्म जो एम है, फेडरलिज्म का जो एम है वो बैलेंस करना है यूनिटी और रीजनल लैंग्वेज और डाइवर्सिटी को पूरी एक कंट्री में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो यहाँ पे फेडरलिज्म देखते हैं। व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री? जैसा कि हम सब जानते हैं इंडिया एक फेडरल कंट्री है, लेकिन वो क्यों है? सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से। कॉन्स्टिट्यूशन जैसे दो टायर ऑफ गवर्नमेंट को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन प्रायोरिटी देता है और वो कहता भी है कि दो टायर ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। जैसे कि हमारे इंडिया में 3 टायर्स हैं लेकिन हम लोग 3 टायर्स बना सकते हैं, 2 टायर्स कंपलसरी है। आगे बढ़ते हैं, अमेंडमेंट प्रोसेस क्या होती है? अमेंडमेंट प्रोसेस वो प्रोसेस होती है रिक्वायर्ड, जैसे कोई भी गवर्नमेंट को बनने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए। कितनी चाहिए? 2/3 मेजोरिटी पार्लियामेंट से। जुडिशियल ओवरसाइट क्या होती है? जहाँ पे इम्प्लांटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन होता है, जहाँ पे डिस्प्यूट्स को रिगार्ड किया जाता है, वहां पे कोर्ट्स के अंदर जो डिस्प्यूट्स ऑफ बिटवीन गवर्नमेंट्स होते हैं उसको सॉल्व किया जाता है। पावर शेयरिंग क्या होती है? अरेंजमेंट बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट, मतलब अरेंज करते हैं हम लोग यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो यहाँ पे और भी ज्यादा, जैसे स्टेट गवर्नमेंट लेजिस्लेट करती है अपने स्टेट पे, जैसे स्टेट लिस्ट होती है। स्टेट लिस्ट क्या होती है? जो भी लिस्ट स्टेट के अंडर में आती है, जैसे पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर। कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है? ऐसी लिस्ट जो कि स्टेट और सेंट्रल दोनों गवर्नमेंट रूल करे उसको कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं। लेकिन अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, मतलब कोई भी झगड़ा होता है, तो वहां पे प्रायोरिटी हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे। और स्पेशल पावर जो होती है हमारी, स्पेशल पावर आर्टिकल 371 मतलब 371 के अकॉर्डिंग में, तो वहां पे हमारा गारंटी जैसे स्टेट्स है असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे मिजोरम में यहाँ पे दी गई है स्पेशल पावर्स। हमारे पास यूनियन गवर्नमेंट के लिए भी लेजिस्लेट करती है, जैसे यूनियन लिस्ट पे, यूनियन लिस्ट में जैसे डिफेंस आता है, बैंकिंग आती है। रेजिडरी पावर क्या होती है? सब्जेक्ट जो कि तीनों टायर ऑफ गवर्नमेंट में फॉल करती है। यूनियन टेरिटरी जैसे स्मॉल टेरिटरीज एंड नीदर बिकम इंडिपेंडेंट नॉर मर्ज विद एग्जिस्टेंट स्टेट्स, मतलब इसको भी हम लोग क्या कहते हैं? अंडर करते हैं, यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट जैसे कि हमने पढ़ा था ये दोनों आते हैं सेंट्रल स्टेट दोनों गवर्नमेंट के अंदर में, जैसे कि आता है एजुकेशन, ट्रेड, ये सब। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग इंडियाज लैंग्वेज पॉलिसी। इंडिया में लैंग्वेज पॉलिसी कैसी है? इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन
इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिग्नेट करता है कि कोई भी लैंग्वेज एक नेशनल लैंग्वेज नहीं बन सकती, क्योंकि वहां पे अगर एक एक की अगर हम लोग लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज बनाएंगे तो ये कॉन्फ्लिक्ट कर जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यूज इंग्लिश अलॉन्ग विथ हिंदी। इंग्लिश को हम लोग हिंदी के साथ यूज कर सकते हैं ऑफिशियल पर्पस के लिए, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बना सकते। यहाँ पे 21 लैंग्वेज है जो कि हम लोग लैंग्वेज कैंडिडेट सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अपने स्टेट पे अप्लाई करती है। सॉरी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि है अलाउ करके रखी है कि जितने भी स्टेट्स है वो अपनी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे क्रिएशन ऑफ स्टेट्स बेस्ड ऑन लैंग्वेज एंड कल्चर। जैसे कि हमारे कुछ स्टेट्स है जो कि लैंग्वेज और कल्चर के बेस पे बने हैं। जैसे इनिशियल कंसर्न्स के अकॉर्डिंग लिंग्विस्टिक स्टेट्स वुड लीड टू डिस सॉरी डिस्ट्रीगेशन, मतलब जो हमारे लिंग्विस्टिक ग्रुप स्टेट्स है वो क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीगेशन मतलब कोई भी डिस्प्यूट हो सकता है उसमें, और इसी वजह से उनको थोड़ा सा डिवाइड करके रखा जाता है। तो इनिशियल कंसर्न्स के अंदर में आता है। आउटकम्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यूनाइटेड कंट्रीज जो हमारी फैसिलिटेट करती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव को, मतलब वो लोग अपना एक अपने आप को आइसोलेट कर सकते हैं, मतलब आइसोलेट क्या अलग नहीं कर सकते, लेकिन अंडर में तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही रहेंगे, लेकिन वो अपने आप को कुछ कुछ फ्रीडम दे सकते हैं। की फैक्टर्स बिहाइंड द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म देख लेते हैं। फेडरलिज्म कैसे सक्सेस है, यही तीनों फैक्टर्स से। फेडरलिज्म डिसेंट्रलाइजेशन क्या होती है, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है एक टायर ऑफ गवर्नमेंट को से पावर लेके दूसरे टायर ऑफ गवर्नमेंट को दे देते हैं। टायर क्या होते हैं, मतलब लेवल। तो डिसेंट्रलाइजेशन हमारे इंडिया में कैसे होता है, जैसे कि इंडिया में हम लोग डिसेंट्रलाइज करते हैं पावर सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट में, और इन दोनों को डिसेंट्रलाइज करके हम लोग देते हैं एक नई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, नई टायर ऑफ गवर्नमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट। आगे बढ़ते हैं हम लोग, मीनिंग जैसे ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू लोकल गवर्नमेंट, जैसे कि मैंने आपको समझाया अभी। आउटकम्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, यहाँ पे रेगुलर इलेक्शंस होने चाहिए अकॉर्डिंग टू अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और हर 5 साल पे इलेक्शंस होने चाहिए हमारे हर टायर ऑफ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग यहाँ पे सीट्स एग्जीक्यूट रिजर्व करके रखे गए हैं। कुछ कुछ जैसे लोग होते हैं वहां पे सीट रिजर्व रहते हैं, तो वैसे यहाँ पे सीट रिजर्व होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट को क्या करते हैं, पावर रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट पावर रेवेन्यू शेयर करती है लोकल गवर्नमेंट से। और इंडिपेंडेंट इलेक्शन जो होते हैं, इंडिपेंडेंट इलेक्शन होते हैं स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के। इसी के साथ ये चैप्टर भी हम खत्म करते हैं। आगे बढ़ते हैं जेंडर रिलीजन एंड कास्ट पे। तो स्टार्ट करते हैं जेंडर डिवीजन के साथ। तो यहाँ हमारा जेंडर डिवीजन पब्लिक प्राइवेट डिवीजन जैसे होता है, पब्लिकली डिवाइड होता है जेंडर, प्राइवेट भी डिवाइड होता है जेंडर। सोशल डिवीजन यहाँ पे होता है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर्स, मतलब हम लोग यहाँ पे लेबर्स को भी उनके जेंडर के अकॉर्डिंग डिवाइड करके रखते हैं। जैसे अगर मेल है तो उसको हम लोग ज्यादा पे करेंगे, और फीमेल है तो उसको हम लोग कम पे करेंगे। ऐसा भी हमारे सोसाइटी में होता है। रिजर्वेशन पॉलिटिक्स क्या होती है, यहाँ पे वुमेन के लिए रिप्रेजेंटेशन लोकल बॉडीज में रिजर्व करके रखना, इसी को रिजर्वेशन पॉलिटिक्स के अंडर में ही आता है। आगे बढ़ते हैं, वुमेन स्टिल फेस डिसएडवांटेज डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपोजिशन, मतलब वुमेन जो आजकल की हैं वो अभी भी डिसएडवांटेज फेस कर रही हैं, डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रही हैं। तो ये सब हमारी वुमेन आज भी फेस कर रही हैं। तो इन सब का मेजर कॉज क्या है, मेन जो डोमिनेंट हो रहे हैं, ये इसका मेजर कॉज है मेन डोमिनेंट सोसाइटी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो वुमेन आगे बढ़ते हैं, वुमेन मूवमेंट्स एंड फेमिनिस्ट मूवमेंट, मतलब वुमेन की मूवमेंट और कुछ फेमिनिस्ट की मूवमेंट। वर्क टुगेदर इक्वल राइट्स, मतलब वुमेन की डिमांड है हमको वर्क सबके साथ वर्क करना है, इक्वल राइट्स चाहिए, अपॉर्चुनिटीज इम्प्रूव करना है पॉलिटिक्स में। और कुछ हमारी जो वन थर्ड सीट्स हैं वो उनके लिए रिजर्व होनी चाहिए, ऐसा वो लोग वुमेन्स बोलती हैं। और आगे बढ़ते तो हम लोग रीजन और कम्युनलिज्म इन पॉलिटिक्स, रीजन और कम्युनलिज्म पॉलिटिक्स का देख लेते हैं। महात्मा गांधी बिलीव्ड, महात्मा गांधी क्या बिलीव करते थे, एथनिकल वैल्यू, मतलब जो वैल्यूज होती हैं रिलीजन से जो ड्रॉ की जाती हैं वो मोरल वैल्यूज के कॉमन बिल्कुल नहीं होती है, मोरल वैल्यूज के अंदर में वो बिल्कुल नहीं उनको रखना चाहिए। कम्युनलिज्म जब कब कब होता है रिलीजन में, देखो जब बेसिक नेशनल सॉरी जब बेसिक जैसे हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कुछ बेसिक सी चीजें, और उसको एक्सक्लूसिव कर दिया जाता है पार्टिशियल टर्म्स के लिए, जैसे ये इस रिलीजन के लिए है, ये इस रिलीजन के लिए, तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। कम्युनल पॉलिटिक्स क्या होते हैं, ये भी जो भी पॉलिटिक्स सुपीरियरली एक रिलीजन को डोमिनेट करता है उसको कम्युनल पॉलिटिक्स कहते हैं।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन को अबॉलिश करता है, उसको खत्म करने की डिस्क्रिमिनेशन और रिलीजन, जो भी डिस्क्रिमिनेशन है जेंडर, रिलीजन, कास्ट, तीनों को लेके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हमें यह नहीं करना चाहिए। अब आते हैं वुमेन इन इंडिया पे। वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। इंडिया में जो है बहुत सारी वुमेन, अभी कंट्री डेवलप हो रही है, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका जो कंट्रीज हैं वो डेवलप हो रही हैं, और इंडिया भी जो है अभी उनके पीछे पीछे चल रही है, तो वो भी अभी डेवलप हो रही है, वुमेन को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दे रही है। डेवलपमेंट इस बेसिस पे नहीं कि वो लोग ज्यादा डेवलप हैं कम डेवलप है, वुमेन के बेसिस पे डेवलपमेंट। एजुकेशन क्या है? अभी मेनली जो हमारा 54% वुमेन्स हैं वो लिटरेट हैं, 76% मेंस लिटरेट हैं। एम्प्लॉयमेंट देख लेते हैं। वुमेन जो है रिप्रेजेंटेशन, वुमेन्स का जो रिप्रेजेंटेशन है हाईली पेड और वैल्यूएबल जॉब में, वो अभी अभी भी कम है। और इक्वल क्या बोलते हैं 1976 के अकॉर्डिंग, सिनेरियो के अकॉर्डिंग, जो हमारा इक्वल वेजेस हैं वो नहीं मिलते हैं वुमेन्स को। रिजर्वेशन फॉर वुमेन, वुमेन के लिए आज भी रिजर्वेशन हो रहा है, जिससे हमारे पास सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन, मतलब सेक्स के मतलब जेंडर के आधार पर हम लोग जो बेबीज का अबॉर्शन करवा देते हैं वो इसके अंडर में आता है। और वुमेन ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी डिमांडिंग हरासमेंट, एक्सप्लॉयटेशन एंड वायलेंस, ये सब रिजर्वेशन फॉर वुमेन्स के अंडर में आता है। कास्ट एंड पॉलिटिक्स देख लेते हैं। कास्ट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस द कास्ट सिस्टम बाय प्रोटेक्साइजिंग कास्ट आइडेंटिटीज, मतलब हम लोग यहाँ पे कास्ट ग्रुप का जो इनकॉर्पोरेट एग्जीक्यूज कर देते हैं कास्ट और उनके कोलिजन्स को अदर कास्ट के होने से, तो ऐसा हम लोग कास्ट ग्रुप को क्या हम लोग डोमिनेंट और रेसेसिव बनाते हैं, वो इसके अंदर में आता है। इलेक्शंस जो होते हैं हमारे, नो कॉन्स्टिट्यू सॉरी, यहाँ पे क्लियर मेजोरिटी सिंगल कास्ट की नहीं होती। जैसे अगर हमारी कास्ट कास्ट अगर अगर हम कास्ट सिस्टम की बात करें, तो कास्ट सिस्टम में भी कई लोग अलग अलग सोसाइटीज को सपोर्ट करते हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि एक कास्ट है तो वो सिर्फ एक ही को वोट देगा, ये गलत बात होती है। कास्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन पॉलिटिक्स, मतलब कास्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पॉलिटिक्स में, क्योंकि कास्ट के कास्ट के हिसाब से ही, जैसे अगर हम ऐसे एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई एक कास्ट से बिलोंग, जैसे हमारी कास्ट से है तो हम उसको वोट देंगे, ये सुपीरियर नहीं माना जाता, इसको हम लोग बुरा समझते हैं। क्या पता वो आगे चल के भूल जाए या फिर कुछ बुरा करने लगे। चेंजेस क्या होते हैं? सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस, जैसे इकोनॉमिक में सोशल और इकोनॉमिकल चेंजेस लाने चाहिए। कास्ट डिवीजन इन इंडिया, हेरिडिटल ऑक्यूपेशन डिवीजन सेंशन बाय रिचुअल्स, मतलब हम लोग के पास्ट से ही हमारी जो हेरिडिटी, मतलब पास्ट जनरेशंस हैं, वो अभी स्टिल क्या करती हैं, ये कास्ट डिवीजन को फॉलो करती हैं। एग्जीक्यूटिव फोकस ऑन कास्ट कैन लीड टू, मतलब जो ज्यादातर फोकस है कास्ट पे, वो क्या कर सकता है? डाइवर्ट कर सकता है अटेंशन, प्रेशर इश्यूज को डाइवर्ट कर सकता है, टेंशन कॉन्फ्लिक्ट ला सकता है। इसी हिसाब से हमारा चैप्टर खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज पे। तो बढ़ते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ। नेसेसिटी सॉरी नेसेसिटीज क्या होती है? सॉरी, पहले फंक्शंस देख लेते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की। इलेक्शन कंटेस्ट करना, पॉलिटिक्स में इलेक्शन में पार्ट लेना, लॉ बनाना, गवर्नमेंट फॉर्म करना, ऑपोजिशन को रोल देना, पब्लिक के ओपिनियन को शेप करना, और गवर्नमेंट जो होती है मशीन की तरह वेलफेयर स्कीम्स लाना, मतलब मशीन जैसे अलग अलग स्कीम्स लाती है, वैसे स्कीम्स लाना अपने कंट्री के लिए, उसी को पॉलिटिकल पार्टीज के सारे फंक्शन थे। नेसेसिटीज क्या है इसमें? ब्रिंग टुगेदर डाइवर्स व्यूज एंड इंटरेस्ट, ये सारे की पॉइंट्स हैं। मतलब बहुत सारे डाइवर्स इंटरेस्ट और की थिंग्स को वो एक साथ ब्रिंग करती है, मतलब लाती है। सपोर्ट टू रिट्रेन गवर्नमेंट, मतलब एक गवर्नमेंट को दोबारा रिफॉर्मेशन करने में हेल्प करती है। जो फंक्शनैलिटी होती है डेमोक्रेटिक सिस्टम की, उसको वो सुपीरियर बनाती है। रिस्पॉन्सिबल जो गवर्नमेंट होती है, मतलब जो गवर्नमेंट अनरिस्पॉन्सिबल होती है, उनको जो उनके अपोजिशन में रहते हैं उसको रिस्पॉन्सिबल बनाए रखते हैं। गैदर डिफरेंट ओपिनियन, मतलब बहुत सारे ओपिनियंस को एक साथ इकट्ठा करती है। हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म, मतलब अगर हम लोग को पार्टी को रिफॉर्म करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, देखते हैं। सजेशन फॉर रिफॉर्म लाइक लॉ रेगुलेशन, मतलब हम लोग कुछ सजेशंस लेंगे, जैसे लॉ रेगुलेशन, पार्टी अफेयर्स, वोट्स फॉर वुमेन्स, मतलब सीट्स, रिजर्वेशन सीट्स फॉर वुमेन्स। आगे बढ़ते हैं दूसरा पॉइंट, अगर हम लोग कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं। रिसेंट एफर्ट्स, हम लोग कुछ एफर्ट्स लगा सकते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हम लोग कुछ एफर्ट्स लगा सकते हैं चेंज करने के लिए। तीसरा, रिफॉर्म्स कैन बी इनकरेज थ्रू पब्लिक प्रेशर, पेटिशंस,
मीडिया इन्वॉल्वमेंट एक्सेट्रा, मतलब हम लोग कैसे इसको रिफॉर्म कर सकते हैं? थ्रू मीडिया के इन्वॉल्वमेंट से, पब्लिक प्रेशर से, सॉरी मतलब अगर पब्लिक को प्रेशर है तो वो क्या कर सकता है, हम लोग को उसके खिलाफ वो बोल सकता है, उसके बोलने के हिसाब से हम लोग रिफॉर्म कर सकते हैं। ऐसे बढ़ते हैं आगे पॉलिटिकल पार्टीज में। पार्टी सिस्टम के, तो पार्टी सिस्टम हमारी वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम होते हैं। वन पार्टी सिस्टम में सिर्फ एक पार्टी रहती है, टू पार्टी सिस्टम में दो पार्टीज रहती हैं एक कंट्री में, मल्टी पार्टी सिस्टम में मल्टीपल पार्टीज एक कंट्री में मतलब रूल नहीं करती हैं, कंटेस्ट करती हैं इलेक्शन। डिपेंड क्या करती है पॉलिटिकल पार्टी किस पे? नेचर ऑफ सोसाइटी पे डिपेंड करती है, सोशल और रीजनल डिवीजन पे डिपेंड करती है, हिस्ट्री पॉलिटिक्स पे डिपेंड करती है, और इलेक्टोरल सिस्टम पे भी डिपेंड करती है। स्टेट पार्टीज क्या? जैसे स्टेट पार्टीज के हमारे पास एग्जांपल है समाजवादी पार्टी जो कि 1992 में फॉर्म हुआ था, राष्ट्रीय लोक दल जो कि 1998 में फॉर्म हुआ था, राष्ट्रीय जनदल जो कि हमारा 1998 में फॉर्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेशनल पार्टीज पे। नेशनल पार्टीज हमारे पास है जैसे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, AITC, सॉरी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो कि लॉन्च हुई थी 1998 में ममता बनर्जी के अंडर। बहुजन समाजवादी पार्टी जो फॉर्म हुई थी 1998 में खांसी राम के अंदर। भारतीय जनता पार्टी फाउंड हुई थी 1980 में भारतीय जन सिंह के द्वारा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो कि फॉर्म्ड हुई थी 1925 में, ये हमारे कुछ सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी के ऊपर वर्क करती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि फॉर्म हुई थी 1885, सबसे पास्ट सबसे मतलब सबसे पहले की पार्टी जो कि 2004 से 2019 तक रूल करती आ रही है। सॉरी, यस यस, एम आई राइट, यस यस। नेशनल कांग्रेस पार्टी फॉर्म हुई थी 1999 में, स्पिरिट ऑफ कांग्रेस पार्टी, मतलब एक स्प्लिट हो गई थी कांग्रेस पार्टी से, नेशनल कांग्रेस पार्टी बन गई थी। कम्युनिस्ट पार्टी इन इंडिया, मार्क्सिस्ट, इसको हम लोग मार्क्सिस्ट भी बोलते हैं, CPIM, फॉर्म हुई थी 1964 में, सपोर्ट करती है सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी को। नेशनल पार्टीज की क्या क्या फंक्शंस होते हैं देख लेते। एक ही फेडरल यूनिट होगी उनकी, उनके पास सेम पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज होंगी, यूनिट जो होंगी उनकी डिफरेंस होंगी। अ, हमारे पास 7 जो है 2019 से नेशनल पार्टीज हैं अभी। तो ये भी चैप्टर हमारा खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है, कोई भी कमी लगती है, क्योंकि मैं एक 10th ग्रेडर हूँ, मुझसे कमी गलती हो सकती है। आगे बढ़ते हम लोग आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी पे। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंश्योरिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स, या फिर रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी क्या शो करता है? डेमोक्रेसी डू नॉट अपीयर to be successful in reducing economic inequalities and addressing poverty as much as expected। मतलब जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें हम लोग क्या, पॉलिटिकल पार्टी के जो एक्सपेक्ट्स हैं उसको हम लोग सक्सेसफुल कर सकते हैं। जैसे हमारी जो पॉवर्टी है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं इसके थ्रू, VIA दिस। द पुअर इन डेमोक्रेटीज फेस, मतलब जो पुअर्स एंड डेमोक्रेसी में वो फेस करते हैं डिक्लाइनिंग इनकम्स, जैसे कम इनकम्स फेस करते हैं, स्ट्रगल टू मीट बेसिक नीड्स लाइक फूड, क्लोथिंग, health, etc. Means they are struggle to take the basic needs such as food, such as clothing, health, etc. They need to work too hard for that all, sorry, मतलब इसके लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत, मतलब पुअर्स को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देख लेते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या एक्सपेक्ट करती है? गुड गवर्नमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये दोनों डेमोक्रेसी एक्सपेक्ट करती है। ये हमेशा लेकिन फुलफिल नहीं हो पाते हैं। बिटवीन 1950 एंड 2000 डिक्टेटरशिप वर्सेस डेमोक्रेसी, मतलब डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी से कंपेयर करते हैं। देखो यहाँ पे देखो, डिक्टेटरशिप जो होता है उसमें जो डेवलपमेंट होती है वो थोड़ी सी रेट उसका हाई होता है एज कम्पेयर टू डेमोक्रेसी। मतलब डिक्टेटरशिप में ज्यादा तेज डेवलपमेंट होती है एज कम्पेयर टू डेमोक्रेसी, मतलब ज्यादा नहीं, माइनर सा डिफरेंस होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ensuring dignity and freedom of citizens, recognizing principles of individual freedom and dignity, मतलब यहाँ पे जो प्रिंसिपल्स हैं एक इंडिविजुअल के फ्रीडम और डिग्निटी को, उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, मतलब उसको प्रोवाइड किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेंथन द क्लेम्स ऑफ डिसएडवांटेजेस एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट, मतलब यहाँ पे जो हमारा क्या बोलते हैं डिसएडवांटेज है, डिस्क्रिमिनेशन कास्ट को, उसको हम लोग क्या कम करके रखते हैं। प्रोवाइड अ लीगल एंड मोरल बेसिस फॉर वुमेन्स टू फाइट, मतलब यहाँ पे लीगल और मोरल बेसिस है वुमेन्स को फाइट करने के लिए अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। आगे बढ़ते हैं, इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, इक्वल स्टेटस और अपॉर्चुनिटी वुमेन्स को प्रोवाइड किया जाता है। कोलैबोरेशन बिटवीन मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी,
यहाँ पे अवॉइड किया जाता है रूल सिंगल और कम्युनिटी के रूल को अवॉइड किया जाता है। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में इंश्योरिंग अकोमोडेशन ऑफ सोसाइटी, तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ हारमोनियस सोशल लाइफ से यहाँ पे अलग अलग सॉरी अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, जिसका अलग अलग थॉट्स जिसके अलग अलग थॉट्स रहते हैं। रिड्यूस टेंशन, टेंशन को कम कर देती है डेमोक्रेसी। मिनिमाइज करती है लाइवलीहुड कॉन्फ्लिक्ट्स को। रिस्पेक्ट करती है दूसरे के थॉट्स को। हैंडल करती है सोशल डिवीजन। श्रीलंका एग्जाम्पल है जिसमें कि इंक्लूसिव डेमोक्रेसी है। टू कंडीशंस डेमोक्रेसी सक्सेस होने के हैं, कोलैबोरेशन और मेजॉरिटी की गवर्नमेंट सॉरी मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी। कोलैबोरेशन होना चाहिए, मेजॉरिटी माइनॉरिटी होना चाहिए, और सिंगल कम्युनिटी का रूल नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के कुछ बेसिक क्राइटेरियाज हैं, जैसे कि डेमोक्रेसी जो एम करती है पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग में, इसको और ज्यादा फ्री एंड फेयर इलेक्शन के भी आए हम लोग इसको इंक्रीज कर सकते हैं पार्टिसिपेशन को। ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करती है, मतलब अगर कोई भी चाहता है कि ये रूल, कोई भी रूल अगर गवर्नमेंट निकाला तो कोई चाहता है कि उस रूल की कुछ इंफॉर्मेशन मिले तो जाके आराम से कोर्ट से वो डिमांड कर सकता है। इसको वो ट्रांसपेरेंसी, जैसे कि वर्ड सही लग रहा है, ट्रांसपेरेंट। तो इस हिसाब से ये हमारा चैप्टर भी ये भी खत्म होता है। इतने थे इसके सिर्फ की पॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग चैप्टर हिस्ट्री के चैप्टर 1 की तरफ, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जो कि एक बहुत बहुत बच्चों को लगता है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है। एज फॉर मी दिस इज आल्सो वन ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर, लेकिन हम लोग इसको सिंपली वे में समझने की कोशिश करेंगे। बढ़ते हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन। देखो, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, व्हाट डिड लिबरल नेशनल स्टैंड्स फॉर, मतलब जो लिबरल नेशनलिज्म है वो क्या स्टैंड करता है, क्या उसका मतलब होता है। देखो, पॉलिटिकल जो एंड होती है क्लर्जी प्रोवाइड। एक बार फिर से स्टार्ट करते द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। तो हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन कब से स्टार्ट हुआ था, 1789। तो स्टार्ट करते हैं द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। तो एरिस्टोक्रेट्स क्या होता है, एरिस्टोक्रेट्स वो लोग थे जिनको स्मॉल डोमिनेंट कैटेगरी में रखा गया था। वो लोग क्या करते थे, अपनी बेसिक नीड्स को सिर्फ फुलफिल कर पाते थे, कोई भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उनका नहीं होता था। लेकिन इन्हीं के बीच से स्टार्ट हुई एक न्यू मिडिल क्लास, जिसमें कि कंटेन करते हैं क्लासिकल वर्किंग क्लास, आर्टिशंस, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स एक्सेट्रा, जो भी अलग अलग क्लासेस हैं। अब आगे बढ़ते हैं, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। जो लिबरल नेशनलिज्म है वो क्या स्टैंड करती है, जैसे जो क्लरिकल प्रिविलेजेस होते हैं वो होने चाहिए वहाँ, अरिस्टोक्रेसी होनी चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए पार्लियामेंट में, यहाँ पे प्रिविलेज प्रॉपर्टी होनी चाहिए, प्रिविलेज मिलना चाहिए सबको, मूवमेंट होने चाहिए गुड्स और कैपिटल के लिए। ये सब किसकी डिमांड है, मिडिल क्लास की डिमांड है, क्योंकि वो नई क्लास बनी है कब से, जब से फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म हुआ है। द न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। अब 1815 के बाद एक नया कंजर्वेटिज्म आया, वो क्या कहता है देखते हैं। व्हेन दे रियलाइज दैट मॉडर्नाइजेशन कुड बी स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब उन लोगों को जब ये एहसास हुआ कि जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन है उनको और अगर मॉडर्नाइज किया जाए तो मोनार्की जो है इंट्रोड्यूस हुई है मॉडर्न आर्मी में, वो इफिशियंट होगी ब्यूरोक्रेसी के लिए, और डायनेमिक इकोनॉमी एबॉलिश कर दी जाएगी, सॉरी डायनेमिक इकोनॉमी के लिए भी, और एबॉलिश कर दिया जाएगा सर्फडॉम और फेडरलिज्म को अबॉलिश कर दिया जाएगा। ऐसा कौन सोचता था, यूरोप के कुछ लोग जो कि रिच थे वो सोचते थे। इसी वजह से ट्रिटी ऑफ वियना साइन हुई 1815 में, जिसमें कि हमारा नेपोलियन बोनापार्ट डिफीट हो गया। डिफीट कौन से बैटल में हुआ था, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अब आगे बढ़ते द रेवोल्यूशनरी, मतलब जो रेवोल्यूशनरी से सीक्रेट सोसाइटी जो थी वो कुछ फॉर्म हुई थी, जैसे न्यू इटली, सॉरी यंग इटली और यंग यूरोप, ये सब बनी थी किसके द्वारा, गुसिपी मजीनी के द्वारा, जो कि एक इंडियन रेवोल्यूशनरी फाउंडेड टू सीक्रेट, सॉरी इटालियन रिवोल्यूशनरी थे जिन्होंने दो सीक्रेट सोसाइटीज बनाई थी, जो कि था एक यंग इटली और यंग यूरोप। अब बढ़ते हैं विजुअलाइजिंग द नेशन। विजुअलाइज नेशन कैसे विजुअलाइज किया गया था, फीमेल फिगर एलेगरी, जैसे कि हमने हमारे चैप्टर के स्टार्टिंग में ही है। चूजन टू पर्सोनिफाई द नेशन, मतलब जिनको पर्सोनिफाई करने के लिए नेशन के लिए चूज किया गया था। जर्मानिया उनका नाम है, जो कि जर्मनी और क्रिश्चियन सॉरी मैरानिन इन इटली वॉज चूजन, मतलब उनको जर्मनी और इटली में चूज किया गया था, ऐसा करके कुछ। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो फिर हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म। नेशनलिज्म, टेंशंस ऑफ यूरोप आफ्टर 1917। जब 1917 के बाद जो टेंशन था यूरोप का, वो
किसके द्वारा होने लगा, एरियाज, कुछ एरियाज के द्वारा, जिनका नाम था बाल्कान्स। फर्स्ट वॉर जो था 1914 से लेके 1918 तक चला। उसके बाद 1914 में यूरोप जो था उसने नेशनलिज्म को डिस्ट्रॉय कर दिया था, अलाइंग विद इंपेरियलिज्म। वो इंपेरियलिज्म के साथ चल रहा था। एंटी इंपेरियल मूवमेंट्स होने लगे, डेवलपमेंट होने लगी, स्ट्रगल, डेवलपमेंट के लिए स्ट्रगल चालू हो गया। उसके बाद फिर मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली पढ़ते हैं हम लोग। देखो, जर्मनी कैन द आर्मी द आर्किटेक्चर ऑफ नेशन। जर्मनी जो था वो नेशन बिल्डिंग प्रोसेस के द्वारा डेमोन्स्ट्रेट किया गया डोमिनेंस। प्रशिया प्रशिया स्टेट को पावर से डोमिनेट, प्रशिया जो था वो स्टेट पावर से डोमिनेट था। प्रशियन मेजर्स जो थे बिकम मॉडल ऑफ रेस्ट ऑफ जर्मनी, मतलब प्रशियन मेजर जो थे वो जर्मनी में भी फॉलो हो रहे थे। इटली यूनिफाइड बना, कैसे बना इटली, जो डिवाइड हुआ 7 स्टेट्स में। उसके बाद मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी, मतलब 19th सेंचुरी के बीच में सातों स्टेट को कोलैबोरेट किया गया और रूल किया गया इटलियन प्रिंसली हाउस के द्वारा, जिससे कि इटली यूनिफाई हो गया। द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, यहाँ पे स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन से भी कुछ क्वेश्चन आता है, जैसा कि मैंने सैम्पल पेपर में देखा है। तो इंग्लिश इंग्लिश जो पीपल थे और इरस जो एथेनिसिटी थी वहां की, वो प्राइमरी आइडेंटिकल थी। लेकिन जो ब्रिटेन थे, वो यूनाइटेड किंगडम ने क्या किया, ब्रिटेन को फॉर्म करने के लिए रिजल्ट एक एक्ट लाया जिसको बोलते हैं एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में। इसमें जो ये ब्रिटेन का था, ये स्ट्रेंज केस था, जैसे कि वहां के लोग वहां पे, जैसे वहां पे रूल किसी और का चला था, लोग के किसी और के रह रहे थे। एज ऑफ रेवोल्यूशनरीज 1813 से लेके 1848 तक, ये भी देख लेते हैं। द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, मतलब जो इमेजिनेशन था नेशनल फीलिंग की, वो कैसे आई देखते हैं। रोमांटिसिज्म क्रिटिसाइज साइंस एंड फोकस इन सॉरी जो हमारा साइंस और बाकी फील्ड्स पे जो फोकस था उसको हटा के वहां किस पे फोकस करने लगे सब लोग, इमोशंस पे, इंस्टीट्यूशन पे, मिथिकल फीलिंग्स पे। लैंग्वेज और जो फॉकलोर्स बन गए थे वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे थे उस टाइम, किसके लिए, नेशनलिज्म के लिए। आगे बढ़ते थे, एज ऑफ रेवोल्यूशन। एज ऑफ रेवोल्यूशन जो हमारा लास्ट टॉपिक है, 1913 से लेके 1813 से लेके 1848 तक। हंगर, हार्डशिप और जो पॉपुलर रिवॉल्ट थे वो क्या 1930 में इंक्रीज हुए। पॉपुलेशन और फूड जो स्टोरेज था वो सारा बैनिश, खराब हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, इस कारण भी हमारा जो हमारा हंगर, हार्डशिप हुआ, पॉपुलर रिवॉल्ट्स हुए, ये सब उसी के बीच की बात है। 1848 में जो रेवोल्यूशनरीज थे लिबरल्स के, वो उन्होंने क्या किया वो भी देख लेते हैं। अपील इन फ्रांस इन जुलाई 1930, अपील कर दिया फ्रांस को जुलाई 1930 में। अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स में अपराइजिंग होने लगी। अपराइजिंग इन ग्रीस भी होने लगी 1821 में। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन हुई 1832 में। जर्मनी, ये हो गया हमारा चैप्टर। इसके बाद से फिर हमारा हो गया जो हमारा यूरोप था वो नेशनलिस्ट क्या बोलते हैं, बन गया। ठीक है, इस हिसाब से हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो इसकी मैंने एक लॉन्ग वीडियो भी बना के रखी है, आप उसको भी देख सकते हैं। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। नेशनलिज्म इन इंडिया की तरफ बढ़ते हैं। नेशनलिज्म इन इंडिया, इसमें देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉर्पोरेशन से। सत्याग्रह, सत्याग्रह इज द महात्मा गांधी कॉन्सेप्ट ऑफ पीसफुल प्रोटेस्ट फाइटिंग। जैसे सत्याग्रह जो आइडिया था वो महात्मा गांधी ने दिया था। क्या दिया था उसमें कि हम लोग पीसफुल, शांत रह के भी एक युद्ध जीत सकते हैं। रॉलेट एक्ट रॉलेट एक्ट जो था 1999 वाला, वो पास किया गया था। उसमें क्या शो किया गया था कि जो जितनी भी कंट्रोल होगी इंडिया के ऊपर जो भी कंट्रोल होगा वो ब्रिटिश का होगा, लेकिन उसमें कोई भी इंडियन का पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा। लेकिन इसको सबने अपोज किया। उसके बाद फिर ये लेजिस्लेटिव असेंबली में डिस्पाइट हुआ, अपोजिशन हुआ इसका। इंडियन मेंबर्स जो थे वो काउंसिल के, उन्होंने इसका अपोज किया। आगे बढ़ते तो हम लोग नॉन कॉपरेशन, नहीं, अभी यहाँ से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ। यहाँ पे साइमन कमीशन आए, समाजवादी पार्टी का फॉर्मेशन हुआ, सॉरी स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन हुआ, सॉल्ट मार्च हुआ। देखते हैं स्वराज पार्टी सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर फॉर्म की थी। स्वराज पार्टी को क्या करने के लिए फॉर्म किया गया था, वो रिटर्न करने के लिए काउंसिलिंग पॉलिटिक्स में। साइमन कमीशन आई, उसके बाद साइमन कमीशन में
उन्होंने डिमांड किया कि सारे जो व्हाइट स्किन पीपल है वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन इसका सबने क्या विरोध किया, क्या करने, किस नारे के साथ? गो बैक साइमन के साथ। आई थिंक यू नो अबाउट इट। सॉल्ट मार्च हुआ, सॉल्ट सत्याग्रह हुआ, वाज एन लार्ज स्केल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का पार्ट था जो कि महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था इन रिस्पॉन्स टू इम्पोज द सॉल्ट टैक्स। मतलब जो सॉल्ट टैक्स लग रहा था उसको इम्पोज करने के लिए ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या हुआ था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था जो कि स्टार्ट किया गया था रिस्पॉन्स ऑफ अराइवल ऑफ साइमन कमीशन। मतलब जब साइमन कमीशन आया तो उसके रिस्पॉन्स में स्टार्ट किया गया, और लास्टेड फ्रॉम 1930 से 1934 तक चला। उसका मेजर गोल क्या था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का? कि कंप्लीट करना इंडिपेंडेंस, पूरा कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमारे हाथ में चाहिए, ये उसका एम था। लेकिन इसमें लिमिट्स क्या थी? कुछ इसमें ड्रॉबैक्स थी, जैसे कि दलित्स और अनटचेबल्स जो थे उनको इसमें क्या बोलते हैं, रोल नहीं मिल रहा था। गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्लैश हो गया, मतलब उसी में विवाद हो गया कुछ तो। मुस्लिम और पॉलिटिकल पार्टीज फिर से अलूफ होने लगी, मूवमेंट्स एज वेल, मतलब जो मूवमेंट था वो भी इधर उधर अब उतना अच्छा नहीं चल रहा था। तो कांग्रेस जो था वो अपीयर हुआ क्लोजली लिंक्ड हिंदू रिलीजन से, नेशनलिज्म ग्रुप से। जैसे कि कांग्रेस ने सपोर्ट करना सबको बंद कर दिया था, लेकिन गांधी जी का ये डिमांड था कि कांग्रेस को अनटचेबल्स को भी अपने ग्रुप में रखना चाहिए। फीलिंग ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, मतलब एक साथ रहने की कलेक्टिव बिलोंगिंग की फीलिंग कैसे आई? फॉल्कलोर्स, फ्रिक्शंस। फॉल्कलोर से मतलब जो भी बताते हैं, कथा चलती है गांवों में उसके द्वारा, हिस्ट्री को बताते हुए। फ्रिक्शंस को मतलब मन घड़त क्या बोलते हैं उसको, कुछ तो बोलते हैं, जैसे मन से जो भी बनाई हुई चीज किसी को भी बताते हैं, ऐसे ऐसे करते हुए वो फेमस हो गई। कलेक्टिव बिलोंगिंग की फीलिंग, मतलब हम लोग को इंडिपेंडेंस होना चाहिए। फिर हुआ हमारा नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ नेशनलिज्म। क्या क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स है नेशनलिज्म के? जो इंडियन नेशनल स्ट्रगल था उसने बहुत सारे ग्रुप्स को क्लास कर दिया था, जैसे हमारा उसी टाइम डिवीजन हो गया मुस्लिम्स और हिंदूज का, ऐसे पाकिस्तान और इंडिया में। ये सब हमारी बहुत सारी ड्रॉबैक्स रही यहाँ पे। फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हमारा हुआ, लेकिन यहाँ पे प्लांटेशन वर्कर्स भी थे। जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन टाउन्स हुआ, वहाँ पे मोस्टली जो पर्सन थे मिडिल क्लास के उन्होंने इसमें रोल निभाया, एक्सेप्ट फॉर मद्रास, मद्रास के लोगों ने नहीं किया इसमें। मोस्ट प्रोमिनेंस बॉयकॉटेड द काउंसिल इलेक्शन, मतलब जो काउंसिल इलेक्शन थे उसको भी बॉयकॉट कर दिया। बाबा रामचंद्र ने जो लॉन्च किया पीजेंट मूवमेंट इन अवध, इससे क्वेश्चन आता रहता है, पीजेंट मूवमेंट अवध बाबा रामचंद्र ने लॉन्च किया। उसके बाद ऐसा होते 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 आसाम में फिर फ्रीडम हुए। फ्रीडम मींस द एबिलिटी टू मूव। असम के वर्कर्स को क्या लगता था? फ्रीडम ऐसी एबिलिटी है जिससे कि हम लोग यहाँ फील्ड छोड़ के अपने गांव तक मूव कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने मूव किया, लेकिन तब तक वो कॉर्ट मतलब पकड़ लिए गए, उसके बाद उनको बुरी तरह से पीटा गया, ये सब मूवमेंट्स हुई। इसके बाद भी फिर जो गांधी जी ने ये सब सुना तो उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को भी बंद कर दिया। आगे बढ़ते हैं द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड चैप्टर पे। मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड एकदम छोटा सा चैप्टर है। सिल्क रूट है इसमें, फूड एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड है। सिल्क रूट क्या है? एक ऐसा रूट है, एक ऐसा नेटवर्क है जिससे कि हम लोग अपने चाइना और फार ईस्ट मतलब इंडिया इंडिया कंट्री को किससे कनेक्ट करते हैं? यूरोप से। सिल्क रूट उसका नाम क्यों रखा गया था? क्योंकि पहले सिल्क का ट्रेड होता था, मिडिल ईस्ट को भी हम लोग उसमें कनेक्ट करते हैं। सिंपल, सिल्क रूट का क्या काम था? कनेक्शन का। यहाँ पे ट्रेडिंग भी होती थी, से ट्रेडिंग होती थी, मेजरली सिल्क की ट्रेडिंग होती थी उस टाइम। आगे बढ़ते तो हम लोग फूड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ कल्चर, मतलब फूड कैसे मीडियम बना एक्सचेंज और कल्चर का? जैसे कि न्यू क्रॉप्स जो हमारे थे वो इंट्रोड्यूस किए गए, और एरियाज ट्रेडर ने उनको ट्रैवल कर करके एक्सपोर्ट किया। जैसे कि हमारा पोटैटो जो कि हमारा अमेरिका से आया है यहाँ पे इंडिया में, और स्पैगेटी हो गया जो कि इटली से आया, और नूडल्स चाइनीज ये सब हमारे इंडिया में भी आया, लेकिन वो कहीं और से आया। तो ये सब कैसे आया? डिजीज एक्सचेंज, कल्चर, कल्चर का भी एक्सचेंज हुआ यहाँ पे। और ये सब फूड आइटम्स कैसे आए? हमारे ट्रैवलिंग के थ्रू ही आए। और कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड्स देख लेते हैं, जो कि हमारा जब ट्रैवलिंग चलती थी सिल्क रूट्स के भी आई है, तो उसमें क्या क्या कुछ डिजीजफुल भी पीपल रहते थे जिनको डिजीज हुई रहती थी, वो इधर से उधर जब ट्रैवल करते थे तो उनकी डिजीज क्या करती थी? माइग्रेट करती थी एक जगह से दूसरी जगह तक। तो इसी की वजह से एक डिजीज का भी ट्रेड होने लगा यहाँ पे। बहुत सारे जैसे अलग अलग लोग आने लगे, डिजीजेस का ट्रेड होने लगा। ऐसे डिजीजेस का ट्रेड होते 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 ये हमारा पूरे वर्ल्ड को ये सिल्क रूट कनेक्ट करता था। यहाँ पे ट्रेडिंग भी होती थी, डिजीजेस का भी ट्रेड होता था, फूड आइटम्स का भी ट्रेड होता था। पास्ट टाइम में सिल्क रूट्स का ये मेजर काम था। ये सिंपली हमारा चैप्टर था जिसको हमने सिर्फ
में मैक्सिमम 1 मिनट में सिमट कर रख दिया। आगे बढ़ते हैं चैप्टर 4 जो कि हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। हाँ, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हाँ, तो बिना किसी लेट किए फिर से स्टार्ट करते हैं प्रिंट रेवोल्यूशन एंड सम इम्पैक्ट्स के साथ। जो प्रिंट रेवोल्यूशन था उसके इम्पैक्ट मतलब क्या, प्रिंट जैसे कि हम लोग जानते हैं रीडिंग के थ्रू पीपल ने बहुत कुछ सीखा, रीडिंग के थ्रू बहुत लोगों ने बहुत कुछ समझाया लोगों को। रेवोल्यूशंस हुए प्रिंट के लिए, मतलब अलग अलग तरह के रेवोल्यूशन हुए। वेट अ मोमेंट, लेट मी सेट अप माय माइक। या दैट्स ग्रेट। फिर प्रिंट के लिए हमारे कुछ कुछ मूवमेंट्स हुए, जैसे कि यहाँ पे पीपल ने अपना रिलेशनशिप था ट्रांसफॉर्म कर लिया, अपने नॉलेज को बढ़ाया। जो लोग नहीं पढ़ पाते थे उन्होंने दूसरे के पास जा जाके अपनी बुक्स दे दे के उनसे रीडिंग करवाई, ऐसे लोग बैठ जाया करते थे, आगे एक आदमी पढ़ा करता था। तो ऐसा भी काम हुआ करता था। जो ग्यूटेनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेसेस थी, उन्होंने क्या किया ये भी देखते हैं। ग्यूटेनबर्ग, जो जोहान ग्यूटेनबर्ग थे, उन्होंने फर्स्ट प्रिंटिंग मशीन को डेवलप किया। क्या डेवलप किया? फर्स्ट प्रिंटिंग मशीन को। और फर्स्ट टाइम जो था उन्होंने प्रिंट किया। फॉर प्रिंटिंग प्रेस, उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस के लिए यूज ओलिव प्रेस, मतलब उन्होंने कैसा प्रेस यूज किया? ओलिव प्रेस मॉडल। मतलब जो उन्होंने मॉडल यूज किया उसका क्या नाम था? ओलिव प्रेस, जिसमें कि लेटर्स और अल्फाबेट्स ही सिर्फ प्रिंट हो पाते थे। 1448 में उन्होंने परफेक्ट सिस्टम को लॉन्च किया, जो कि कंटिन्यूअस इम्प्रूव होता गया। जो फर्स्ट बुक उन्होंने प्रिंट की वो थी बाइबल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रिंट कल्चर इन यूरोप। यूरोप में क्या प्रिंट कल्चर थे देखते हैं। सिल्क एंड स्पाइसेस फ्रॉम चाइना, मतलब जो सिल्क और स्पाइसेस थे चाइना से, वो क्या यूरोप आने लगे सिल्क रूट के थ्रू, ऐसा जैसा कि हमने पीछे पढ़ा है। चाइनीज पेपर जो थे वो भी ट्रैवल होने लगे, ऐसे धीरे धीरे जो प्रिंट था वो पेपर्स के ट्रैवल से और इधर उधर ट्रैवल होते वो प्रिंट यूरोप तक भी गया। आगे बढ़ते तो हम लोग फर्स्ट प्रिंटेड बुक, मतलब जो फर्स्ट बुक जो प्रिंटेड थी उसके बारे में पढ़ते हैं। चाइना जापान और कोरिया जो इन्वेंट थी फर्स्ट टाइप ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। चाइना जापान कोरिया ने फर्स्ट टाइप ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट किया, जिसने हैंड प्रिंटिंग सिस्टम था, जिसमें कौन सा सिस्टम था? हैंड प्रिंटिंग। प्रिंट एंड सेंसरशिप, प्रिंट और सेंसरशिप के बारे में पढ़ लेते हैं। फॉलोइंग द 1857 रेवोल्यूशन, सॉरी रिबेलियन, जो 1857 की रिबेलियन थी, उसमें वर्नेकुलर न्यूज़पेपर्स जो थे वो असर्टिव बन गए, नेशनलिस्ट बन गए। मतलब उन्होंने उसमें ऐसी ऐसी न्यूज़ छपी रहती थी जिसको पीपल पढ़ के मोटिवेटेड हो जाते थे, या फिर किसी को हेट या फिर किसी को पसंद करने लगते थे, क्योंकि उस टाइम जो बुक्स थी वो बुक्स का जमाना था, मतलब सिर्फ पीपल बुक पे फोकस कर रहे थे। न्यू फॉर्म ऑफ पब्लिकेशंस आने लगी, ऐसे पीपल जैसे जैसे इंटरेस्ट उनका बढ़ता गया वैसे वैसे नई बुक्स आती गई, इंट्रोड्यूस होती गई। अलग अलग राइटर्स बने, वुमेन्स भी राइटर बनी। बहुत सारे लोगों ने लिखना स्टार्ट कर दिया, ऐसे ऐसे लिखते ऐसे प्रिंट हमारा फेमस हो गया। रिलीजियस रिफॉर्म्स भी आए इंडिया में और पब्लिक डिबेट्स भी हुआ। इंडिया की बात हो रही है अब। जैसे जो न्यूज़पेपर थे वो भी प्रिंट होने लगे, इंडिया में भी प्रिंटेड टेक्स्ट होने लगे न्यूज़पेपर्स पे। आइडियाज का ट्रांसपोर्ट होने लगा, डिबेट होने लगा न्यूज़पेपर के भी आइए। ऑडियंस जो थे वो सुनने लगे, ओपिनियंस अपना देने लगे, न्यूज़पेपर के भी आइए। हिंदू ऑर्थोडॉक्स बन गया इशू, हर हर चीज की इशू पे। आगे बढ़ते तो हम लोग इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट, इंडिया और वर्ल्ड ऑफ प्रिंट के बारे में पढ़ते हैं। द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस टू अराइव इन इंडिया, जो फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस था अराइव किया गया था इंडिया में पोर्टुगीज के द्वारा, जो कि गोवा में पोर्टुगीज रहते थे, जैसे कि हमने इंग्लिश में पढ़ रखा है। तो गोवा में पोर्टुगीज के द्वारा प्रिंट पहली बार लाया गया। जूइस मॉन्क्स जो थे उन्होंने पहला प्रिंटिंग स्टार्ट किया। कैसे स्टार्ट किया वो नहीं, सिंपल सी बात है, लैंग्वेजेस से ही स्टार्ट किया हुआ। ठीक है, तो अब जो हमारा कोना कानी और हमारा कनारा था, उन्होंने प्रिंट किया फर्स्ट तमिल बुक। सॉरी, कोना कानी और कनारा जो लैंग्वेज थे उन्होंने 50 वॉल्यूम से भी ज्यादा बुक्स प्रोड्यूस किए 1674 में। और 1578 में जो कैथोलिक प्रिजर्स थे उन्होंने कोचिंग प्रिंटेड बुक्स, जो तमिल की पहली बुक थी, उसको 1913 में प्रिंट किया, सॉरी 1579 में प्रिंट किया। और 1713 में एक और बुक प्रिंट हुई, मलयालम की सबसे पहली बुक। डच डच ने प्रोटेस्ट किया, मिशनरीज ने। 32 तमिल राइटर्स हुए, मतलब 32 तमिल के राइटर्स हो गए। इतनी जल्दी जल्दी प्रिंटिंग ग्रोथ कर रही थी, आप समझ सकते हैं कैसे। 19th सेंचुरी में क्या हुआ, ह्यूजली, मतलब ये पूरा जमाना ही बुक का था, सिर्फ बुक्स, पीपल सिर्फ बुक्स पे ध्यान देते थे।
वुमेन्स किचन में काम करते करते बुक्स पढ़ा करती थी। उस टाइम अलग अलग नॉवेल्स आती थी, अलग अलग, जैसे हमारी नई नई बुक्स प्रिंट होती थी। उनमें से एक एग्जांपल जैसे बाइबल, जो कि सबसे पहली बुक थी। ऐसे ऐसे अलग अलग बुक्स आया करती थी। रीडिंग मनिया क्या था? द प्रिंट रेवोल्यूशन वाज मोर देन जस्ट अ न्यू टेक्निक। मतलब जो प्रिंट रेवोल्यूशन था वो एक नई टेक्निक थी प्रिंटिंग, मतलब बुक्स को प्रिंट करने की। यहाँ पे पीपल के रिलेशनशिप को चेंज कर दिया गया, इंफॉर्मेशन नॉलेज आने लगा, ये सब होने लगा। प्रिंट का जो इम्पैक्ट था, प्रिंट इम्पैक्ट मतलब हैंड रिटन मैकेनिज्म के ऊपर चलने लगा पूरा पूरा प्रिंट। और इसके थ्रू जो हमारे पीपल थे वो उन्होंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया, वो थोड़े थोड़े डेवलप हुए। इसी के साथ साथ हमारी हिस्ट्री का पूरा पार्ट खत्म होता है। हमने पॉलिटिकल साइंस खत्म कर लिया, अब हम बढ़ते हैं ज्योग्राफी की तरफ। तो चैप्टर 1 है हमारा रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो बढ़ते हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट की तरफ। रिसोर्सेज क्या होती हैं? ये जो भी मटेरियल्स अवेलेबल है हमारे इन्वायरमेंट में हमारे यूज के लिए, जो कि टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल है, इकोनॉमिकली फिजिबल और कल्चरली एक्सेप्टेबल है, उसको हम लोग रिसोर्स कहते हैं। क्लासिफिकेशन रिसोर्स, जो कि रिड्यूस टॉपिक है लेकिन फिर भी अगर हम एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। क्लासिफिकेशन ओरिजिन के बेसिस पे कैसे हुआ? बायोटिक का, बायोटिक के एग्जॉस्टेबिलिटी के बेसिस पे, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल के, ओनरशिप के बेसिस पे, नेशनल इंटरनेशनल के, जैसे कि कौन उसको ओन करता है, और डेवलपमेंट जैसे कि डेवलप्ड आ ही रहा है तो वहां पे डेवलप, और रिजर्व के बेसिस पे। आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स का डेवलपमेंट कैसे होता है? एसेंशियल होता है फ्यूचर यूज के लिए, जैसे कि उसका लिमिटेड सप्लाई हम सब जानते हैं। प्रॉब्लम जैसे इनडिस्क्रिमिनेशन, इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, सैलरी ऑफ रिसोर्सेज, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब प्रॉब्लम की वजह से जो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज है उसका रेट थोड़ा सा स्लो हो जा रहा है, क्योंकि एक ही आदमी जो कि रिच है वो सारे रिसोर्सेज को गैदर करके अपने पास रख लेता है, दूसरे के पास वो जाने ही नहीं देता। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग कैसे होती है? इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज की हेल्प से इन्वेंट किया जाता है रिसोर्सेज को, स्ट्रक्चर प्लान किया जाता है, अप्रोप्रिएट यूज किया जाता है। यहाँ पे स्किल्ड और स्किल्ड लोगों का और इंस्टीट्यूशन का रोल होता है। यहाँ पे रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स होते हैं अलग अलग, ओवरऑल डेवलपमेंट प्लान से कंपेयर किया जाता है इसको, नेशनल डेवलपमेंट प्लान से रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को कंपेयर किया जाता है। कंजर्वेशन रिसोर्स का कैसे होता है? रैशनल और ओवर यूटिलाइजेशन है तो इसको हम लोग कम कर सकते हैं। यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? ऐसा डेवलपमेंट जो कि विदाउट हार्मिंग इन्वायरमेंट हो और हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए उसमें सोचा जाए, उसको हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। लैंड रिसोर्सेज, जो माउंटेन्स हमारे 30% ऑफ लैंड यूज करते हैं, प्लेट्यूज हमारे 27%, प्लेन्स एंड आइसलैंड्स 43%। लैंड यूटिलाइजेशन कैसे होता है? फॉरेस्ट जो हमारा है उसके अंदर में 22.78% आता है, लेकिन वहां पे होना चाहिए हमारा उससे ज्यादा, जो कि अभी कम रेट पे है। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, जो कि लैंड हमारे कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, उसको हम लोग बैरन और वेस्ट लैंड कहते हैं। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड्स को हम लोग परमानेंट पास्चर, जो कि ग्रेजिंग लैंड, जिसको हम लोग ग्रेजिंग के लिए छोड़ देते हैं। फैलो लैंड्स क्या होते हैं? जो भी लैंड एक या एक से कम साल के लिए बिना यूज के छोड़ दिए गए हैं उसको हम लोग फैलो लैंड्स के अंदर डालेंगे। नेट सोन एरिया क्या होती है? जो भी एरिया हमारी एग्रीकल्चरल सेक्टर में सोन किए जाते हैं वंस अ टाइम, उनको हम लोग नेट सोन एरिया कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं सॉइल एज अ रिसोर्स के ऊपर। सॉइल हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? 6 टाइप्स के होते हैं। एल्यूवियल, ब्लैक, फॉरेस्ट, रेड एंड येलो, एरिड, लैटराइट सॉइल। एल्यूवियल सॉइल क्या होती है? जो कि रिवर बैंक पे लोकेटेड होती है। ब्लैक सॉइल क्या है? जिसको हम लोग कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, जिसमें कॉटन की खेती अच्छी होती है। फॉरेस्ट सॉइल, नाम से ही पता चला फॉरेस्ट की सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल, जिसमें आयरन की मात्रा ज्यादा होती है। और एरिड सॉइल, जो कि सूखी सॉइल होती है। एरिड मतलब सूखा, ड्राई रीजन, तो ये हमारा डेजर्टियस सॉइल भी होती है। लेटराइट सॉइल, सिंपल, इसको आप कमेंट में बताएंगे हमें। सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल इज कॉल्ड सॉइल इरोजन, मतलब टॉप लेयर ऑफ जो सॉइल होती है उसको हम रिमूव करना सॉइल इरोजन कहलाता है। और ये किससे होती है? ओवर ग्रेजिंग की हेल्प से होती है, जैसे ज्यादा वाटरिंग की वजह से होती है, और डिफॉरेस्टेशन की वजह से होती है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज की होती है। अगर इसको कंजर्व करना है तो जस्ट इसका उल्टा कर सकते हैं। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया कैसे होती है? ओवर 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लैंड जो हमारा ज्योग्राफिकल एरिया है इंडिया का। ओवर 80% जो हमारा लैंड है पंजाब में यूज होता है सिर्फ कल्टीवेशन के लिए, और हरियाणा में भी। लेकिन सिर्फ 10% हमारा अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार आइसलैंड्स में यूज होता है कल्टीवेशन के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो फॉरेस्ट एरिया जो हमारा डिजायर होता है 33% होना चाहिए, लेकिन अब हमारे पास कितना है? सिर्फ 22.78%। इसी हिसाब से ये भी हमारा चैप्टर खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज पे। टेक अ ब्रेक, टेक अ डीप ब्रेथ, लेट्स स्टार्ट। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज,
कॉज बढ़ते हैं फ्लोरा एंड फौना की तरफ। क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज कैसे होती है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन 6 तरह की स्पीसीज होती है, जैसे एक्सटिंक्ट मतलब जो स्पीसीज खत्म होने वाली हैं, जैसे कि पिंक हेड डक। एंडेंजर्ड स्पीसीज मतलब जो स्पीसीज डेंजर है खत्म होने के लिए, उनको एंडेंजर्ड, जैसे क्रोकोडाइल। एंडेमिक स्पीसीज जो कि मतलब कुछ ही पर्टिकुलर एरिया में अभी बची हुई है, जैसे अंडमान वाइल्ड पिग। रेयर स्पीसीज जैसे कि जो भी स्पीसीज अब रेयर है मतलब वो भी एंडेमिक और एंडेंजर्ड की कैटेगरी में जाने वाली हैं, सॉरी इंडेंजर्ड की कैटेगरी में जाने वाली हैं, जैसे कि एशियाटिक बुफेलो। वल्नरेबल स्पीसीज जो कि मतलब अभी डिक्लाइन कर दी गई हैं कि वो अब इंडेंजर्ड की कैटेगरी में जा रही हैं, मतलब एक दो स्टेप पीछे। ब्लू शीप जैसे कि एग्जांपल है उसका, नॉर्मल स्पीसीज जैसे कि बेस्ट एग्जांपल ह्यूमन। कॉजेज ऑफ डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा फाuna, फ्लोरा और फाuna की डिप्लीशन का कॉज क्या है, ओवर पॉपुलेशन है, ज्यादा पॉपुलेशन। ग्रेजिंग और फूल वुड कलेक्शन, फ्यूल और ग्रेजिंग, फ्यूल कलेक्शन, ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग, ये सब कॉजेज है। माइनिंग एक्टिविटीज, शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, और लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स मतलब ज्यादा बड़े बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, ज्यादा अमाउंट ऑफ लैंड रिक्वायर करने की कोशिश करते हैं, ये भी हमारा एक ड्रॉबैक है डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना के थ्रू। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज क्या होते हैं, बढ़ते हैं आगे। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। कम्युनिटी कैसे कंजर्व करती है, जैसे कि चिपको मूवमेंट हिमालयाज रेजिस्ट करते हैं, डिफोरेस्टेशन सर्वल एरियाज में भी होता है। फार्मर्स ने चालू किया है बीज बचाओ आंदोलन और नर्मदा बचाओ तहरियन नदल्यान। और यहाँ पे एक और चलता है हमारे पास सारिस्का रिजर्व जो राजस्थान में है, और यहाँ पे एनिमल्स मतलब फौना फ्लोरा फौना की यहाँ भी केयरिंग की जाती है। नर्मदा बचाओ आंदोलन भी चल रहा है हमारा, जो कि इसके अंदर में नहीं आता है। टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज में आते हैं हमारे पास रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट क्या होते हैं, जिसको रिजर्व करके रखा गया है ताकि वो उनके पास मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स है फॉरेस्ट की। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जिनको भी प्रोटेक्ट करके रखा गया है। और अनक्लास फॉरेस्ट क्या होते हैं, जो भी फॉरेस्ट अभी हम लोग को नोन ही नहीं है, जिनका कुछ पता ही नहीं है, उनको अनक्लास फॉरेस्ट की कैटेगरी में रखते हैं। इसी के साथ ये भी चैप्टर खत्म करते हुए हम लोग बढ़ते हैं वाटर रिसोर्सेज की तरफ। वाटर रिसोर्सेज में हमारा आता है मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रल वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट। यहाँ पे डैम से हम लोग, डैम क्या होता है, डैम एक स्ट्रक्चर होता है जो ब्लॉक करता है डायरेक्ट फ्लो ऑफ वाटर को। इफेक्ट्स क्या होते हैं डैम के, रिवर का जो रेगुलेशन होता है, अल्टरिंग रिवर नेचुरल फ्लो को रोकता है, एक्वेटिक लाइफ को मतलब जैसे वो लोग रिवर में रह सकते हैं वैसे उनको रेजिस्ट करता है। डैम जो बिल्ड होते हैं वो क्या करते हैं, हेल्प हेल्प भी करते हैं वो लोग, जैसे कि वाटर को कंटेन करते हैं, और जो हमारा फ्लड्स आते हैं उनको भी कंट्रोल करते हैं। यूजेस क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ रेन वाटर होता है यहाँ पे, और यहाँ पे रिवर के भी वाटर को कलेक्ट करके रखा जाता है। यहाँ पे अलग अलग तरह की फिशिंग्स होती हैं, नेविगेशन होते हैं, फ्लड प्रिजर्वेशन होता है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, वाटर स्कैरसिटी और नीड ऑफ वाटर कंजर्वेशन क्यों है। हमारी वीडियो गलती से बीच में पॉज हो गई थी, हम लोग फिर से पढ़ते हैं एक बार। जैसे डैम जो हमारा स्ट्रक्चर बनाता है ब्लॉक्स का, ये सब हमने पढ़ लिया था। मैनेज हम लोग कैसे करते हैं वाटर को, हम लोग प्रोटेक्ट करके रखते हैं, उसको मेंटेन करके रखते हैं, अपनी एबिलिटी हम लोग ओवर यूज का नहीं करते। कॉजेज क्या है, अगर हम लोग ओवर एक्सप्लॉइटेशन करें, इसका ओवर यूज करें, अगर उसको वेस्ट करें, तो ये हमारे कुछ कॉजेज हो जाएंगे रेन वाटर वाटर स्कैरसिटी के लिए। फैक्ट्स क्या है, कुछ कुछ जो हमारे रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो क्या करते हैं, राजस्थान में स्टोरिंग ड्रिंकिंग के लिए कैपेबल होता है, और बंगाल में इसके लिए बहुत लंबी लंबी बांस की, क्या बोलते हैं उसको, कुछ तो ऐसे बनाया जाता है जिससे वाटर का ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जो पीपल होते हैं अलग अलग एरियाज में उसको गुल्स और कुल्स बनाते हैं वेस्टर्न हिमालयाज में वाटर का ट्रांसपोर्ट के लिए। एग्रीकल्चरल फील्ड जो होती है ड्राई और सेमी एरिड रीजन की, वहाँ पे रेन वाटर को स्टोर करके रखा जाता है अपने यूज के लिए। रेन वाटर को हम लोग कैसे डिस्क्राइब करेंगे, सिंपल वे होता है कलेक्टिंग वाटर, जिसमें हम लोग रेन वाटर को कलेक्ट करके रखते हैं और उसका यूज करते हैं जिससे प्लांटिंग और किसी और चीजों में, जैसे कि जिसमें भी यूज हो। इसी के साथ ये भी चैप्टर हमारा समाप्त होता है। हम बढ़ते हैं आगे चैप्टर 4 की तरफ, जो कि है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में सिर्फ हम की पॉइंट्स की तरफ ध्यान देंगे। टाइप्स ऑफ फार्मिंग भी हम देखेंगे, क्योंकि यही सिर्फ ज्यादातर क्वेश्चन इसी से बनते हैं। टाइप्स ऑफ फार्मिंग हमारे पास प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो कि स्मॉल पैचेस में यूज होती है, जो कि छोटे छोटे टूल्स का यूज करती है, और यहाँ पे कोई भी सेलिंग और कॉमर्शियल एक्ट नहीं होता है। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, यहाँ पे हम लोग थोड़ा थोड़ा केमिकल्स और बाकी लेबरर्स का यूज करते हैं और ऑब्टेन करते हैं थोड़ा सा ज्यादा प्रोडक्शन एज कम्पेयर टू प्रिमिटिव फार्मिंग। और कॉमर्शियल फार्मिंग क्या होती है, जैसे कि नाम से ही पता चला कॉमर्स, तो यहाँ पे हम लोग कॉमर्स के बिजनेस के पर्पस के लिए यूज करते हैं।
आई थिंक आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही थी। मेरे जो मेरे साथ वर्क कर रहे हैं वो अभी बता रहे हैं शायद कोई एरर आ रहा था वॉइस में। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5, जो कि है हमारा मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज, सबसे पहले एनर्जी रिसोर्सेज पढ़ेंगे। कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल एनर्जीज होती हैं, जैसे कि कन्वेंशनल एनर्जी क्या है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी। कोल क्या होती है, डिकेइंग प्लांट्स जो होते हैं जब वो डिके कर जाते हैं, हाई मॉइस्चर कंटेनिंग जब होती है, जैसे कि हमारे पास बिट्यूमिनस है जो कि मोस्ट पॉपुलर कोल है कॉमर्शियल यूज के लिए। एंथ्रासाइट है जिसके पास हाई और क्वालिटी होती है और वो हार्ड कोल भी माना जाता है। पेट्रोलियम जो कि हमारे 63% ऑफ इंडिया पेट्रोलियम जो मुंबई हायर करता है, मतलब उसको निकालता है, 80% गुजरात से और 16% असम से। नेचुरल गैस जो होती है डिस्कवर की जाती है कृष्णा गोदावरी बेसिन पे, गुल्फ ऑफ चंबल, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स, हजारिया, विजयपुर, जगदीशपुर। जो हमारी गैस पाइपलाइंस होती हैं वो इसको क्रॉस करते हुए जाती हैं मुंबई, और मुंबई की ऊंची तरफ जाती हैं। और फर्टिलाइजेशन यहाँ पे नेचुरल गैस जो बेसिन्स होती हैं, जो फर्टिलाइजेशन होती है, पावर यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड वेस्टर्न नॉर्थर्न इंडियाज में यहाँ पे यूज हुआ जाता है, यहीं से बनता है ये। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे हम लोग जनरेशन करते हैं। थर्मल कैसे जनरेट करते हैं, कोल का यूज करके जनरेट करते हैं, पेट्रोलियम का यूज करके जनरेट करते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करते हैं, हम लोग वाटर का यूज करके, जैसे डैम्स के अगर डैम्स पे जैसे फैन लगे रहते हैं तो क्या, जब वो घूमते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। आगे बढ़ते तो हम लोग नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, जैसे कि जियोथर्मल एनर्जी होती है, जो कि रिफर करती है हीट और इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस, मतलब जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है हीट से, उसी को जियोथर्मल एनर्जी के अंदर कंटेन करते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है, एटॉमिक एनर्जी, मतलब सेम होती है। यूरेनियम और जो तुम्हारा थोरियम है वो अवेलेबल होता है झारखंड में, राजस्थान में। उसका यूज करके हम लोग एटॉमिक और न्यूक्लियर पावर बनाते हैं। राजस्थान और झारखंड को एक बार लेबलिंग के लिए क्वेश्चन आया था, तो एक बार आप देख लेना। सोलर एनर्जी क्या होती है, जो भी एनर्जी हम लोग सोलर का यूज करके जनरेट कर पाते हैं उसको सोलर एनर्जी कहते हैं। विंड पावर क्या होती है, जो भी पावर हम लोग विंड एनर्जी, विंड मिल्स का यूज करके जनरेट कर पाते हैं उसी को विंड पावर कहते हैं। बायोगैस क्या होती है, जो भी हम लोग स्क्रब्स, फार्म्स वेस्ट, एनिमल और ह्यूमन के वेस्ट से जो हम लोग गैस प्रोड्यूस कर पाते हैं बायोगैस, उसका हम लोग यूज करके हीट जनरेट करते हैं, लाइट जनरेट करते हैं, उसी को बायोगैस कहते हैं। टाइडल एनर्जी क्या होती है, जो कि टाइड्स, हमारे ओशियन में जो भी लहर आती है उसकी यूज करके हम लोग जो एनर्जी जनरेट करते हैं उसको टाइडल एनर्जी कहते हैं। मिनरल्स की तरफ बढ़ते हैं। मिनरल्स हमारे मेटालिक मिनरल्स। मिनरल्स पहले होते क्या है, होमोजीनियस नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस विद डेफिनेट इंटरनल स्ट्रक्चर। मतलब होमोजीनियस मतलब वो मिक्सचर होते हैं और जिनके अंदर सब्सटेंस ऑकर करता है डेफिनेट प्रोपोर्शन में। मेटालिक मिनरल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स। मेटालिक मिनरल्स क्या होते हैं, जैसे फेरस मिनरल्स, नॉन फेरस और प्रीशियस मिनरल्स। फेरस मिनरल्स क्या होते हैं, जो भी मिनरल्स आयरन कंटेन करते हैं उनको फेरस मिनरल्स कहते हैं। जैसे कि आयरन ओर के कुछ बेल्ट्स हैं, जैसे उड़ीसा झारखंड बेल्ट, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, जो कि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में लाई करता है। बलारी चित्रादुर्गा चिक्कमगा चिकमा गालुरू, ओ तुमाकुरू बेल्ट इन कर्नाटका। महाराष्ट्र गोवा बेल्ट इंक्लूड्स द स्टेट्स ऑफ गोवा एंड महाराष्ट्र। ये सब बेल्ट हमारे फेरस मतलब आयरन बेल्ट्स के, आयरन को निकालने के लिए यहाँ पे ये सब बेल्ट्स आयरन रिच बेल्ट्स हैं। नॉन फेरस मिनरल जैसे कि कॉपर हो गया, बॉक्साइट हो गया। कॉपर क्या होता है, जो कि यूज करता है इलेक्ट्रिकल केबल्स में जो भी यूज होता है, जो कि हमारा मध्य प्रदेश, राजस्थान, राजस्थान, झारखंड में ज्यादा प्रोड्यूस होता है। बॉक्साइट क्या होता है, ये डिपॉजिट फाउंड होती है अमरकंता प्लेट्यूज में, जैसे कि माइकाल हिल्स, प्लेट्यू रीजन्स, यहाँ पे फाउंड होता है ये। मैंगनीज ओडिशा में 25%, कर्नाटका में 22, मध्य प्रदेश में 24 एंड अदर स्टेट्स में 29%। बढ़ते हैं प्रीशियस मिनरल्स की तरफ, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर और हो गया हमारा प्लैटिनम। नॉन मेटालिक मिनरल्स क्या होता है, जैसे कि माइका और लाइमस्टोन। माइका क्या होता है, जो कि इनप्रिसिबल मिनरल होता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक यूज इंडस्ट्रीज में यूज होता है। माइका डिपोजिशन जो कि छोटा नागपुर प्लेट्यू में ज्यादातर फाइंड होता है। आगे बढ़ते तो हम लोग लाइमस्टोन की तरफ, फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स, जो कि सेडिमेंट्री रॉक्स में फाइंड होता है। रॉ मटेरियल्स का यूज करके बनता है सीमेंट्स, इंडस्ट्री और एसेंशियल सेटलमेंट। आयरन ओर के बगल में, मतलब ऐसे वहीं कहीं मिलता होगा, मतलब वहीं कहीं मिलता है, ऐसे आयरन ओर के जस्ट थोड़ी थोड़ी दूरी पे मिलता है।
तो ये था हमारा चैप्टर। आगे बढ़ते हैं हम लोग एक और चैप्टर की तरफ जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का। यहाँ तक मेरी बैटरी एकदम डाउन हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो फिर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन पहले देख लेते हैं। एयर पॉल्यूशन जो कि कॉज करती है SO2 और CO2 गैसेस के थ्रू। नॉइज पॉल्यूशन जो कि हमारा इंडस्ट्रियल जो हमारे एक्टिविटीज होती हैं उसकी जो नॉइज होती है उससे कॉज करती है। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। एक बार पूछ लेते हैं भैया, मेरा नॉइज क्लियर है? यस यस। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे हमारा लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं जैसे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं। इन्वेस्टमेंट जो हमारा मोर देन 1 करोड़ का होता है इसमें लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में अप टू 1 करोड़ इसमें भी जाता है। हमारा अदर बेसिस रॉ मटेरियल्स की यूज होता है जैसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड में जैसे कॉटन, वुडन, जूट, सिल्क का प्रोडक्शन होता है। मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्रीज में जैसे कि आयरन, स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा का हम लोग प्रोडक्शन करते हैं। देयर मेन रोल, अगर मेन रोल के हिसाब से देखा जाए, बेसिक और की इंडस्ट्रीज होती है जैसे कि कॉपर सिमेल्टिंग, एल्यूमिनियम सिमेल्टिंग, यहाँ पे एल्यूमिनियम की गुड्स का प्रोडक्शन होता है। कंज्यूमर इंडस्ट्रीज क्या होती हैं जैसे कि शुगर, टूथपेस्ट, पेपर, ये सब जो बनाता है उनको कंज्यूमर इंडस्ट्रीज के अंडर में रखते हैं। लाइट इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, जो भी इंडस्ट्रीज ऑटोमोबाइल्स, किचन आइटम्स बनाती हैं उनको हम लोग लाइट इंडस्ट्रीज कहते हैं। हैवी इंडस्ट्रीज क्या होती है जैसे कि आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज जैसे कि टिस्को, टाटा आयरन स्टील इंडस्ट्री। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप देखते हैं तो कॉर्पोरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज लाइक अमूल, इंडियन कॉफी हाउस। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज जैसे कि ऑयल इंडिया LTD। प्राइवेट सेक्टर जैसे कि टिस्को, जैसे कि मैंने आपको बताया। पब्लिक सेक्टर जैसे कि SAIL। आगे बढ़ते हैं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन पे। मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग। मतलब यहाँ पे हम लोग रीयूजिंग रिसाइकलिंग जो है वो मिनिमाइज मतलब मिनिमम होती जा रही है। इसकी वजह से ये हमारे जो गार्बेज डिपोजल है इसको ज़्यादा और इंक्रीज कर रहा है जो कि एक बुरा कॉज है। आगे बढ़ते तो हम लोग लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी चैप्टर जो कि ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर है। वेरी ग्लैड। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग यहाँ पे कुछ है ना, यहाँ पे मेजर सी पोर्ट्स हैं जैसे कि कंडला, मुंबई, मारमा गांव, न्यू मैंगलोर, कोची, टूरिकोर्नी, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, हाल्दिया। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं जैसे कि अमृतसर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद के जैसे कि अमृतसर का राजा सांसी, दिल्ली का इंदिरा गांधी, मुंबई का छत्रपति शिवाजी, चेन्नई का मीनाबक्कम, कोलकाता का नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हैदराबाद का राजीव गांधी। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट। आप वीडियो पॉज करके इसको देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इस चैप्टर को खत्म करते हुए हम इकोनॉमिक्स के अपने सबसे पहले चैप्टर पे बढ़ते हैं जब हमारा कितना सिर्फ 4 चैप्टर बचा हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट को। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसा कि हम लोग रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर में पढ़ रखा है, डेवलपमेंट क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट विच मीट्स द नीड ऑफ करेंट जनरेशन, मतलब ऐसा डेवलपमेंट टेक्स प्लेस करे जो कि, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये होता है द डेवलपमेंट विच टेक्स प्लेस विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट। मतलब ऐसा डेवलपमेंट जो टेक्स प्लेस करे विदाउट हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको बिना हार्म किए और हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव करके। आगे बढ़ते तो हम लोग बैलेंस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ये शो करता है। हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये बैलेंस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज शो करता है। यूजिंग रिन्यूएबल रिसोर्सेज केयरफुली, मतलब हम लोग को रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है उनको केयरफुली यूज करना चाहिए क्योंकि वो क्या कहेंगे उसको, वो रिन्यू जनरेट मतलब रीजनरेट कर सकते हैं। लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं वो रीजनरेट नहीं करते, लेकिन फिर भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं उनको भी हमको समझ के सोच समझ के यूज करना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल ग्राउंड वाटर। आगे बढ़ते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया था UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा 1990 में। वो कंपेयर करता है बेस्ड ऑन लाइफ, हम लोग की लाइफ एक्सपेक्टेंसी में, बर्थ रेट को, एवरेज एजुकेशन लेवल को, ग्रॉस नेशनल इनकम को और पर कैपिटा इनकम को। बाकी ये सब हेल्थ, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी, फ्रीडम ये सब भी मेजर करता है। जरा एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, आप जरा बताइए हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। मतलब हम लोग बहुत सारी कंट्रीज, बहुत सारे स्टेट को कंपेयर कैसे कर सकते हैं। तो आंसर है हम लोग उसको कंपेयर कर सकते हैं बाय
सिक्योरिटी वहाँ कैसी है, वहाँ का बर्थ रेट क्या है, एवरेज एजुकेशन लेवल क्या है, नेशनल इनकम वहाँ ग्रॉस नेशनल इनकम क्या है, पर कैपिटा इनकम से कंपेयर करेंगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी से कंपेयर करेंगे, सही बात है। लेकिन हम लोग जब कंट्रीज और स्टेट की बात करते हैं तो वहाँ की हम कंपेयर करते हैं ऐसे मेन क्राइटेरिया जो है वो इनकम है। इनकम वहाँ के लोगों की हम कंपेयर करते हैं कैसे, पर कैपिटा इनकम को यूज करके। पर कैपिटा इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, मतलब जितनी इनकम वो लोग अर्न कर रहे हैं और टोटल पॉपुलेशन से उसको डिवाइड कर देंगे। वर्ल्ड बैंक क्लासिफाई करती है हाई, जैसे अगर हाई वर्ल्ड बैंक जिसका है, जिस डॉलर में अगर देखा जाए तो 49,300 डॉलर से जिसका ज्यादा है वो हाई बैंक क्लासिफाइड कंट्रीज हैं। मिडिल जो है उनका 6,700 है, और लो जो है उनका 2,500 है इनकम कंट्रीज का। इनकम और अदर क्राइटेरिया क्या क्या होती हैं, जैसे हमने पढ़ा पर कैपिटा इनकम होती है, जिसका हाईएस्ट हमारा हरियाणा में है, लोवेस्ट बिहार में है। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हाईएस्ट बिहार में है, लोवेस्ट केरला में है। लिटरेसी रेट हाईएस्ट केरला में है, लोवेस्ट बिहार में है। अटेंडेंस रेशियो हाईएस्ट केरला में है, लोवेस्ट बिहार में है। पब्लिक फैसिलिटीज क्या क्या है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब फैसिलिटीज हैं जो कि डेवलपमेंट के अंदर में आती हैं। नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, ऐसा डेवलपमेंट जो फ्री और फेयर हो, सबके लिए होता हो, और नेशनली वो सब पे अप्लाई होता हो, उसको नेशनल डेवलपमेंट कहेंगे। इनकम और अदर गोल्स क्या क्या क्राइटेरिया क्या क्या सेटिस्फाई करेंगे, जैसे कि अच्छी वेजेस मिलनी चाहिए, पीपल जो है अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए, इक्वल ट्रीटमेंट हो, फ्रीडम हो, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। ठीक है। डेवलपमेंट क्या प्रॉमिस करता है, डेवलपमेंट ये प्रॉमिस करता है कि इक्वालिटी होगी, बेटर लाइफस्टाइल होगा, एडमिनिस्ट्रेशन होगा, डिफरेंट पीपल्स के पास डिफरेंट गोल्स होंगे। डेवलपमेंट गोल कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं शो करता है। डेवलपमेंट अगर अगर हम डेवलपमेंट देखें तो दो आदमी की डेवलपमेंट अलग अलग हो सकती है, एक के लिए वही कॉन्फ्लिक्ट और एक के लिए वही मतलब अच्छा हो सकता है। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पे। तो कैसे स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे, जीडीपी ऑफ द कंट्री से। वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड, मतलब जो भी फाइनल गुड की वैल्यू होती है, सर्विस प्रोड्यूस, मतलब सर्विस के से जो प्रोड्यूस होती है उसी को हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में इंक्लूड करते हैं। ये अभी हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग पढ़ते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर क्या होता है, पब्लिक सेक्टर इज अ सेक्टर विच इज जो गवर्नमेंट ओन नहीं ओन करती है मोस्टली, उसको हम लोग पब्लिक सेक्टर कहते हैं। प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर जो डिलीवरीज होती हैं, सर्विसेज होती हैं, हैंड टू हैंड जो प्रोवाइडेड होती हैं, उसको हम लोग प्राइवेट सेक्टर कहते हैं। पब्लिक सेक्टर का मोटिव होता है सोशल वेलफेयर। प्राइवेट सेक्टर का मोटिव होता है प्रॉफिट अर्निंग का। ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारी तीन टाइप्स में क्लासिफाई है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसी एक्टिविटीज होती हैं जिससे कि हम लोग पैसा अर्न कर सकें, जैसे कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में हम लोग एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री करते हैं। सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है। टर्शियरी सेक्टर ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, टूरिज्म, आईटी सर्विसेज सेक्टर्स होते हैं। अ, आगे बढ़ते हैं हम लोग, इंक्रीजिंग शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर इन जीडीपी, मतलब इंक्रीज शेयरिंग ऑफ सर्विस सेक्टर इन जीडीपी। सॉरी प्रोविजन ऑफ सर्वल बेसिक सर्विसेज लाइक हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, जो कि हमारी अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट है। डेवलपमेंट जो हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का होता है वो डेवलपमेंट सर्विसेज का भी होता है। जो इनकम हमारी लेवल इंक्रीज कर रही है वो आजकल हमारे टर्शरी सेक्टर से हो रही है, जो कि आजकल ज्यादातर लोग टर्शरी सेक्टर में जाते हैं। जीडीपी हमारी जो है इंडिया की कंट्री की, वो वैल्यू है ऑल द गुड्स की, फाइनल गुड्स की और सर्विसेज की, जो कि प्रोड्यूस किए गए हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर की कंट्री में एक ईयर में। ठीक है। जो जीडीपी जो अंडरटेक करती है मेजर्स को, मिनिस्टर्स को, स्टैटिस्टिक्स जो प्रोग्राम होते हैं उनका इम्प्लांटेशन जीओआई करवाता है। हिस्ट्री जो चेंजेस करती हैं, प्राइमरी सेक्टर किस पे डिपेंडेंट होती है, सेकेंडरी पे, सेकेंडरी टर्शरी पे, टर्शरी प्राइमरी पे, ऐसे से इंटरकनेक्शन होता है। टर्शरी सेक्टर हैज बिकम द हाईएस्ट जीडीपी कंट्रीब्यूटर, जो टर्शरी सेक्टर है वो हाईएस्ट जीडीपी कंट्रीब्यूटर है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट के साथ। जो ये ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें कि एक आदमी, क्या, हाँ आ रही है, आ रही है। इसमें ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें कि एक आदमी इनकम अर्न नहीं करता है, उसके पास जॉब नहीं होती है और उसके पास कोई वर्क भी नहीं होता है। अनएम्प्लॉयमेंट अंडर एम्प्लॉयमेंट की वजह से होता है, जिसमें कोई एक सिचुएशन ऐसा आता है जिसमें एक पीपल जो है वर्क नहीं करता है, वो अपने वर्कलेस रहता है, अपने पोटेंशियल, उसके पास कोई पोटेंशियल नहीं रहता है। एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, मेथड्स ऑफ क्रिएटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट। अगर हम लोग ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बनाना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म इनकम मनरेगा, जैसे कि ये हमारा इट प्रोवाइड्स 100 डे ऑफ गारंटीड एम्प्लॉयमेंट एवरी ईयर, मतलब 100 दिन इसको गारंटी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इन कास्ट ऑफ नॉन हैविंग एम्प्लॉयमेंट, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट ये ज्यादातर ऐसे कास्ट को प्रोवाइड करता है जो कि अनएम्प्लॉयड है।
लॉन्ग टर्म जैसे कि लॉन्ग टर्म में जैसे प्रोवाइड चीप क्रेडिट, कम क्रेडिट प्रोवाइड करता है। चीप क्रेडिट मतलब कम क्रेडिट पे प्रोवाइड करता है। इम्प्रूव करता है एग्रीकल्चरल सेक्टर को, अदर न्यू सर्विसेज लाइक टूरिज्म और आईटी को भी इम्प्रूव करता है। एडवांटेजेस क्या है ऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? ऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर होता है जो कि गवर्नमेंट रूल करती है, अनऑर्गेनाइज वो होता है जो कि गवर्नमेंट रूल नहीं करती है। एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर का एडवांटेज क्या होता है? जॉब सिक्योरिटी रहती है, फिक्स नंबर ऑफ आवर्स होते हैं वहाँ वर्किंग के लिए, पेंशन मिलता है और रिटायरमेंट के बाद, ठीक है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? जहाँ पे लो पेड होते हैं, जॉब इनसिक्योर होता है, वहाँ पे हाई डिग्री की नीड होती है। ये चैप्टर भी हमारा खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग मनी एंड क्रेडिट पे। हाँ, तो मनी, वेरियस फॉर्म्स ऑफ मनी क्या क्या है? एंशियंट फॉर्म में उसको बार्टर सिस्टम, लिमिटेशन डबल कोइंसिडेंस बॉन्ड की वजह से इसका लिमिटेशन है। बार्टर सिस्टम क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स। मेडिवल फॉर्म्स क्या होते हैं? जैसे केटल्स, ग्रेन, गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर को एक्सचेंज करना। मॉडर्न फॉर्म में क्या है? करेंसी है, नोट्स और कॉइन्स है, जो कि आरबीआई के द्वारा ऑथराइज किया गया है। डिमांड डिपॉजिट्स है, बैंक लाइक चेक्स हैं। व्हाट आर ट्रांजेक्शन सॉरी व्हाई ट्रांजेक्शंस आर मेड फॉर मनी, मतलब ट्रांजेक्शन सिर्फ मनी से ही क्यों होते हैं? मैनी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, मतलब कई सारे ट्रांजेक्शन बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स की हेल्प से होते हैं। पर्सन जिसके पास मनी है वो इजीली एक्सचेंज कर सकता है कॉमन सर्विसेज, जैसे कि वो डिजायर ही और शी, जिसकी जो इच्छा हो। बैंक क्या होता है? बैंक बैंक में दो लोग होते हैं, डिपॉजिटर्स, बोरोवर्स। डिपॉजिटर्स क्या होते हैं? जो कि डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉ और इंटरेस्ट लेते हैं बैंक से। बोरोवर्स क्या करते हैं? जो उससे बैंक से लोन लेते हैं और उसको हाई इंटरेस्ट पे करते हैं, ठीक है। क्रेडिट क्या होता है? हाँ, क्रेडिट, टर्म्स ऑफ क्रेडिट, इंटरेस्ट रेट होता है, कोलेटरल और डॉक्यूमेंट होता है, मोड ऑफ रिपेमेंट होता है। कोलेटरल क्या होता है? जो भी हमारे पास सारी हमारी जायदाद जमीन है उनके कागजों को कोलेटरल कहते हैं। क्रेडिट क्या? पॉजिटिव रोल ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट का पॉजिटिव रोल क्या है? क्रेडिट हेल्प्स टू मीट एक्सपेंसेस, मतलब जो भी एक्सपेंसेस है उसको मीट करने में हेल्प करता है। प्रोडक्शन ऑफ टाइम, प्रोडक्ट करता है टाइम, और इंक्रीज अर्निंग, अर्निंग इंक्रीज करता है, ठीक है। नेगेटिव क्या है? क्रेडिट पुशेस बारोवर, क्रेडिट जो है वो बोरोवर को डेप्ट ट्रैप, मतलब जाल में फंसा लेता है, जैसे कि अगर वो पे नहीं कर पाया लोन तो वो फंस जाता है। मनी एंड क्रेडिट का अगर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल्फ हेल्प ग्रुप। एडवांटेज क्या है? जेंडर इक्वालिटी, हमारा सोशल इंटीग्रेशन है, इम्पैक्ट ऑन हाउस एंड हेल्थ है। डिसएडवांटेज क्या है? डिपेंडेंस ऑन ग्रुप है, लैक ऑफ अपग्रेडिंग स्किल है। फंक्शन क्या है इसका? जो कोलेटरल और लोन जो इकट्ठा करते हैं बहुत सारे लोग, उसको जैसे एक ग्रुप है वो क्या करता है? थोड़े थोड़े पैसे सेव करता है, और जब उसी ग्रुप में से किसी मेंबर को नीड होती है तो उसको शेयर कर देता है। पर्पस क्या है? रूरल एरियाज में जो डिपेंड करते हैं इनफॉर्मल सेक्टर पे, उस पॉवर्टी को रिलीफ देना। क्रेडिट सोर्सेज ऑफ इंडिया क्या है? क्रेडिट सोर्सेज ऑफ इंडिया में जैसे फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर आता है। फॉर्मल सेक्टर में फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिच अर्बन हाउस होल्ड होते हैं, डिपेंड करते हैं आरबीआई पे। एग्जाम्पल कॉर्पोरेटिव और कॉमर्शियल बैंक्स। इनफॉर्मल सेक्टर क्या होते हैं? जो सिस्टमेटिक नहीं होते हैं, जैसे कि अगर हम लोग किसी जमींदार से लोन लेते हैं, किसी और से लोन लेते हैं, तो सब इनफॉर्मल सेक्टर में आता है, लाइक मनी लेंडर्स, लैंडलॉर्ड्स, रिलेटिव्स एक्सेट्रा। आगे बढ़ते हैं, ये भी चैप्टर मनी एंड क्रेडिट खत्म करते हुए ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी पे। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज फॉर शेयरिंग गुड्स एंड सर्विसेज, इसी को हम लोग ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या है? क्वालिटी और लो प्राइस पे वो प्रोवाइड करता है गुड्स। एमएनसी अभी हमारी हाई, जैसे कि मल्टीनेशनल हमारी जो कंपनी है वो क्या करती है? ग्लोबलाइज करती, अब ग्लोबलाइज हो रही है, हर ग्लोब मतलब हमारी हर वर्ल्ड में इधर उधर फैल रही है एमएनसी। जो लोकल कंपनीज है उसको भी डेवलप किया जा रहा है एमएनसी बनने में। फैक्टर्स क्या है ग्लोबलाइजेशन के लिए? टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी की वजह से, टेक्नोलॉजी जो मेन है टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से रैपिड ग्रोथ देखने को मिल रहा है। लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड्स, मतलब जो फॉरेन ट्रेड्स हैं वो लिबरलाइज कैसे हो रहा है? इन्वेस्टमेंट पॉलिसी से रिमूव किया जा रहा है टैक्स बैरियर्स, और जो बैरियर्स है फॉरेन ट्रेड्स के लिए वो सब रिमूव किया जा रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबलाइज एक पर्सन ट्रेड कर सकता है। तो इसी के साथ पूरा हम लोग एसएसटी खत्म करते हुए, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सक्सेस है। हमने एसएसटी को सिर्फ और सिर्फ अंडर 1 आवर में कंप्लीट किया। आई थिंक देयर विल बी नो वीडियो ओवर यूट्यूब which has completed full SST under 1 hour. So, best wishes for you as a 10th grader. मुझे भी डर लग रहा है, आपको भी डर लग रहा है, but cope up with the situation as in the ball poem. I think you know about it. I'm sorry, I haven't made video for the English as well as science. I'll make video for your Hindi exam as well. Don't forget to like, share, subscribe to the channel. Bye bye.